अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अदालत की सालाना छुट्टियां ख़त्म हो गई थीं। वो मौसम बरसात की एक सुहानी शाम थी। मैं हस्ब मामूल अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि एक पुरतासुर शख्सियत का मालिक मुझसे मिलने आया। मैंने पेशावराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसने शाइस्ता लहजे में कहा, बेग साहब, मैं जानता हूँ आप एक मसरूफ़ इंसान हैं। रोज़ाना आपको नित नए मौकलीन से मिलना पड़ता है, इसलिए सबकी सूरतों को याद रखना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही वकील से मिला हूँ, और वो भी बरसों पहले। चुनाचे आपकी शक्ल मेरे जहन में नक्श है। आज हमारी दूसरी मुलाकात है। बात के इख्तिताम पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया तो मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, बाखुदा मैं वाकई आपको नहीं पहचान पाया हूँ। अपने बारे में कुछ याद दिलाकर मुझे याद दिलाएं। मेरा नाम फ़ारूक बशीर है, वो अपना तारुफ कराते हुए बोला। और आज से 15 साल पहले आपने मुझे चोरी के एक केस से बरी कराया था। इन दिनों में बेरोज़गार था और सुबह से शाम तक कराची की सड़कें नापा करता था। ऐसी ही एक सितम ज़रीफ शाम कोई चोर अपना काम दिखाकर निकल गया था और लोगों ने मुझे चोर समझकर धर लिया था। बहरहाल लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए बोला, तो जनाब आपने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करके मुझे इस झमेले से निकाला था। आज मैं ना तो बेरोज़गार हूँ और ना ही चोर चोर की सदाओं के साथ लोग मेरे ताक़ुब में दौड़ रहे हैं। मुझे अपने एक दोस्त के सिलसिले में आपकी मदद दरकार है और इसी गर्ज से मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। लेकिन आपके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा होता है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा बेग साहब? नहीं, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, मैंने कहा। मैं अभी तक आपको अपनी याददाश्त में ताज़ा नहीं कर पाया हूँ। खैर आप बताएं, आपके दोस्त के साथ क्या मसला है? इस शख्स का नाम मकसूद है और वो इस वक्त जेल में बंद है। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं चाहता हूँ आप मकसूद की इस तरह मदद करें कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी मेरा जिक्र तक ना आए। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, मैंने कहा। लेकिन पहले आपको मेरे चंद सवालात के जवाबात देने होंगे। आप इसे कुछ भी कह लें, बहरहाल ये मेरा उसूल है। जानता हूँ बेग साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। 15 साल पहले आपने मेरा केस लेते हुए भी अपने इस उसूल का जिक्र किया था। खैर आप सवाल करें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपके दोस्त मकसूद के केस की नौइयत क्या है? मैंने रफ पेट और कलम संभालते हुए कहा। इससे पहले ये बताएं कि ठंडा चलेगा या गर्म? जहर जहर का तिर्याक है, वो फलसफियाना अंदाज में बोला। आजकल मौसम खासा गर्म चल रहा है तो मेरे ख्याल में गर्म ही इसका तोड़ है। आप अच्छी सी चाय पिलवा दें। मैंने इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को 2 चाय भिजवाने का कह दिया और फ़ारूक बशीर की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो मेरी सवालिया नज़र के जवाब में बोला, मकसूद पर कत्ल का इल्ज़ाम है और वो जुडिशल रिमांड पर है, इस वक्त जेल में है। जो वकील इसका केस लड़ रहा है वो फुसफुसा और हड हराम है। इसे सिर्फ अपनी फ़ीस से गर्ज है। क्लाइंट गया भाड़ में। पिछले 6 माह से ये केस अदालत में लगा हुआ है और मजाल है इसमें रत्ती भर भी बेहतरी आई हो। अगर यही हाल रहा तो मकसूद को सज़ा हो जाएगी। मैंने इस निकम्मे वकील को फारिग कर दिया है और चाहता हूँ कि आप इस केस को अपने हाथ में ले लें। मुझे इस बात का यकीन है कि मकसूद कातिल नहीं है। बाकी आप इससे मिलकर सारी कहानी सुन लें। मेरे पास अगर ज़्यादा वक्त होता मैं यहाँ रुक कर आपकी मदद ज़रूर करता, लेकिन मैं अपने एक अजीज़ अली इमरान को आपसे मिलवा दूँगा। वो आपसे राब्ते में रहेगा और जिस मरहले पर जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी अली इमरान फ़ौरन आपको मुहैया कर देगा, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए। बस आप किसी तरह मकसूद को इस केस से बाइज्जत बरी करा दें। और आप ये भी चाहते हैं कि मकसूद को ख़बर ना हो आप इसकी मदद कर रहे हैं? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। जब वो आपका दोस्त है तो फिर इस पर्दादारी की क्या ज़रूरत है? मकसूद को मैंने अपना दोस्त इसलिए कहा है कि मैं इसका खैर ख्वाह हूँ, फ़ारूक बशीर वजाहत करते हुए बोला। सच्ची बात तो यह है कि हमारे बीच कभी कोई ख़ास ताल्लुक़ भी नहीं रहा, बस दूर की जान पहचान समझ लें। किते कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। इसकी बात मुकम्मल होते ही मैं बोल पड़ा, आपकी ये खैर ख्वाही मेरी समझ में नहीं आई।
मैं समझाता हूँ। वो रसानियत भरे लहजे में बोला, किसी ज़माने में मकसूद के वालिद मंसूर साहब ने मुझ पर एक एहसान किया था और आज मैं उस एहसान का ही बदला उतारने के लिए ये केस आपके हवाले कर रहा हूँ। उन्होंने मुझ पर जो एहसान किया था वो इस तरह से एहसान किया था जैसे एहसान करने का हक होता है। हत्ता कि मकसूद को भी इसका इल्म नहीं। अब मंसूर साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं और मैं पाकिस्तान में नहीं होता। इत्तेफाक से अपने किसी फैमिली इशू के सिलसिले में 1 माह के लिए मैं कराची आया हुआ था तो मुझे मकसूद के बारे में पता चला। 1 हफ्ते के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और जाने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि मकसूद का केस आपके सुपुर्द कर दूँ। मुझे उम्मीद बल्कि यकीन है कि आप मकसूद को इस मुसीबत से ज़रूर बाहर निकाल लेंगे। मैं अपनी से पूरी कोशिश करूँगा, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। अगर मकसूद बेगुनाह है तो मैं इसे ज़रूर रिहाई दिलाऊँगा। मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए पूछा, आप आजकल कहाँ होते हैं? ल्यूटन बेड्स, उसने बताया। ओह, ब्रेडफोर्डशायर, यूके। मैंने कहा, आप इंग्लैंड में क्या करते हैं? ड्राइवर हूँ बेग साहब, उसने जवाब दिया। बस चलाता हूँ जनाब, डबल डेकर। सुर्ख रंग की डबल डेकर बस यूके की खास पहचान है। मैंने कहा, आप कब से इंग्लैंड में हैं? लगभग 12 साल से, उसने बताया। बीवी बच्चे सब इधर ही सेटल हैं। एक ख़ानदानी तनाज़े के नाते मुझे यहाँ आना पड़ा मजबूरन। अल्लाह के फजल से मामलात खुश असलूबी से निबट गए हैं। 1 हफ्ते के बाद मेरी रवानगी है। मैं 1-2 रोज़ में अपने अजीज़ अली इमरान से आपको मिलवा दूंगा। वो मुसलसल आपसे राब्ते में रहेगा। पैसा खर्च करना उसका काम और अदालत में अपनी काबिलियत के जौहर दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। खैर, पैसा तो खर्च होगा ही, मैंने कहा। कत्ल का केस कोई मामूली बात नहीं है फारूक बशीर साहब। बाकी जहाँ तक मेरी काबिलियत की बात है तो इसके जवाहिर का मुजाहिरा उस वक्त देखने में आएगा जब मैं मकसूद के केस को अपने हाथ में लूँगा। आप ये बताएं कि अगली पेशी कब है? 15 दिन बाद, उसने बताया। ठीक है, मैं 1-2 रोज़ में जेल जाकर मकसूद से मुलाकात कर लेता हूँ। आप इसकी ज़रूरी मालूमात मुझे मुहैया कर दें, मैंने कहा। केस की नौइयत को जान लेने के बाद मैं फैसला करूँगा कि आगे मुझे क्या करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी, मैं समझ गया, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। फारूक बशीर मज़ीद 15-20 मिनट मेरे पास बैठा। उसने चाय पी और हमारे दरमियान मकसूद के अलावा यूनाइटेड किंगडम के हवाले से भी बातचीत हुई। फिर वो दोबारा आने का कहकर रुखसत हो गया। आइंदा रोज़ वो अली इमरान के साथ आया। अली इमरान की उम्र 50 से ज़्यादा थी। वो एक दराज कामत और मुतनासिबुल बदन था और किसी सरकारी महकमे में आला ओहदे पर फाइज था। अपनी गुफ्तगू और शख्सियत से वो बहुत सुलझा हुआ और महज़िब इंसान लगता था। हम तीनों के बीच मकसूद के हवाले से तफसीली बात हुई। ये मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा वक्त पर मुहित रही। फिर वो दोनों मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गए। 2 रोज़ बाद मैंने जेल जाकर मकसूद से मुलाकात की। थाने की हवालात की बनिस्बत जेल में किसी कैदी से मुलाकात के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। मैंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके इस वक्त को दुगना कर लिया और मकसूद का एक भरपूर इंटरव्यू कर डाला। इस सेशन के नतीजे में मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि इसे किसी गहरी साजिश के तहत इस केस में फंसाया गया था। मैंने उसे तसल्ली दी और ज़रूरी कानूनी कागजात पर दस्तखत कराने के बाद वहाँ से चला आया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस केस के पस मंज़र से आगाह करना चाहूँगा ताकि दौरान समाअत में आपका जहन किसी उलझन का शिकार ना हो। एक बात की वजाहत करता चलूँ कि इनमें से बहुत सारी बातें मैंने बादिज़ा अपनी तहकीक से मालूम की थी। इनका मकसूद की फराहम करदा मालूमात से कोई वास्ता नहीं है। इस तरह मैं बाज़ पॉइंट्स दानिस्ता आपसे छुपा भी रहा हूँ जिनका जिक्र अदालती कार्रवाई के दौरान मुनासिब मकामात पर आएगा। मुलजिम मकसूद की उम्र 45 के करीब करीब थी। वो दरमियाने कद और गंदुमी रंगत का मालिक एक वज़ेदार इंसान था। उसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रखा था और एक ट्रेडिंग कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम करता था जिसका ऑफिस मेन कोरंगी रोड पर डिफेंस सोसाइटी के इलाके में था। इसकी रिहाइश महमूदाबाद में थी। मकसूद की शादी को कमोबेश 5 साल हो गए थे। इसकी बीवी नौशाबा एक पुरकशिश और हसीन व जमील औरत थी। वो अभी तक औलाद ऐसी नेमत से महरूम थे। मकसूद अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। अच्छे वक्तों में उसके बाप मंसूर ने महमूदाबाद में 120 गज का एक मुनासिब सा मकान बना लिया था। मकसूद की शादी इसी मकान में हुई थी।
लेकिन अब इसके वालिदैन इस दुनिया में बाकी थे और न ही वो मकान इसकी मिल्कियत रहा था। लालच की आंधी ने उसकी जमी जमाई जिंदगी को तहोबाला करके रख दिया था और इसी लालच के जल्लू से ये कहानी मंजरे आम पर आई थी और इस सनसनीखेज कहानी ने मकसूद को जेल की संगलाख दीवारों के पीछे पहुंचा दिया था। वो 70 की दहाई का आगाज था। मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन शायद वो 72 या 73 का साल था। इस ज़माने में कम से कम हमारे मुल्क में किसी शख्स ने इन्वेस्टमेंट कंपनीज का नाम तक नहीं सुना था। इंसान की अमूमी नफ्सियात यही है कि वो हर नई शे की जानिब लपकता है। पाकिस्तान में इस काम की इब्तिदा उरुसुल बिलाद कराची से हुई थी। हाजी कारपोरेशन ने अहले कराची के दिन का सुकून और रात की नींद उड़ा कर रख दी थी। मकसूद का ताल्लुक अकाउंट से था। वो पूरा दिन फिगर्स का खेल खेलता रहता था। इसे कंपनी से जो तनख्वाह मिलती थी वो इन दोनों की गुजर बसर के लिए बहुत काफ़ी थी। कराची शहर में ज़ाती घर और ज़ाती सवारी होना एक बहुत बड़ी नेमत है। मकसूद के पास 120 गज पर बना हुआ ज़ाती आबाई मकान था और उसने बेहतरीन कंडीशन की एक बाइक भी रखी हुई थी। मगर लालच, हर्ष और तमा की यह खूबी है कि इंसान के पास अगर दुनिया जहान की दौलत भी क्यों ना हो, ये मनफी जज्बे उसे और हासिल करने पर मजबूर कर देते हैं। नौशाबा, मैं सोच रहा हूँ, एक रात उसने अपनी बीवी से कहा। क्या क्या सोच रहे हैं? ये कोई नई बात तो नहीं है, नौशाबा ने सरसरी अंदाज में कहा। इंसान हर लम्हा सोचता रहता है और तुम ज़्यादातर प्राइज बॉन्ड के बारे में सोचते हो, मगर अफसोस कि आज तक तुम्हारा कोई बड़ा इनाम नहीं लगा। कब लगेगा? मंसूर ने पुरख्याल अंदाज में कहा। बिल्कुल लग कर रहेगा। क्या किसी बाबाजी ने कोई लकी नंबर वगैरह बता दिया है? बाबा नहीं, हाजी साहब ने, वो मायनेखेज लहजे में बोला। मैं बिल्कुल नहीं समझी मकसूद, नौशाबा ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। 2 हाजी साहिबान ने हाजी कारपोरेशन के नाम पर हसन स्क्वायर के इलाके में अपना ऑफिस खोला है, मकसूद वजाहत करते हुए बोला। जो लोग इनकी कंपनी में पैसा लगाते हैं वो इन्हें भारी मुनाफा देते हैं। मुनाफे की शरह का सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैं ये होशरुबा कहानी ज़रूर सुनना चाहूँगी, वो अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हुए बोली। मुझे तफसील से बताओ। तफसील बस इतनी सी है कि हाजी कारपोरेशन अपने इन्वेस्टर्स को 10% मुनाफा देती है, मकसूद ने बताया। 10% सालाना? नौशाबा ने सवालिया नज़र से अपने शौहर की तरफ देखा। नौशाबा ने इंटर साइंस कर रखा था और महमूदाबाद ही में ग्रीन बेल्ट में वाक़ एक स्कूल में टीचिंग करती थी। मकसूद ने उसके सवाल के जवाब में बताया, सालाना नहीं, माहाना। ओह, ये तो वाकई बहुत तगड़ा मुनाफा है, नौशाबा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने आज तक किसी भी स्कीम में इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं देखा। हाँ, मैंने भी ऐसा न सुना और न देखा, मकसूद ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन कंपनी की वाहिद शर्त यही है कि कम से कम रकम 1 लाख रुपया होना चाहिए, जिसमें हर माह 10,000 रुपये मुनाफा मिल सकता है। ओह, तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि, नौशाबा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें कहीं से 1 लाख रुपए मिल जाएं और तुम इन्हें हाजी कारपोरेशन में इन्वेस्ट करके माहाना 10,000 रुपये मुनाफा कमाने लगो, है ना? नहीं, मैं इससे भी आगे की बात सोच रहा हूँ, वो ख्वाबनाक लहजे में बोला। अगरचे 10,000 रुपये माहाना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये रकम मेरी तनख्वाह से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर हर माह 50,000 रुपये मुनाफा मिलने लगे तो मज़ा ही आ जाए। ऐसे मज़े आसानी से नहीं हासिल हुआ करते मकसूद, नौशाबा ने मोतदिल अंदाज में कहा। इतने बड़े प्रॉफिट के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना होगी और तुम इतनी तगड़ी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकते, कभी नहीं, कहीं से नहीं। लिहाजा ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो। मैं इंतज़ाम कर चुका हूँ, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। और ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक ठोस हकीकत है नौशाबा। मैं नहीं मान सकती, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। 5 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम कोई मजाक नहीं कर रहे तो मुझे बताओ तुमने कैसे और कहाँ से 5 लाख का बंदोबस्त किया है? मैंने किराए के मकान में जाने का फ़ैसला कर लिया है, मकसूद ने कहा। और अपने इस ज़ाती घर को किराए पर उठा दोगे? नौशाबा ने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम इस घर का किराया लेकर उस मकान का किराया अदा कर दोगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि इससे चंद रुपयों की बचत हो जाएगी, मगर 5 लाख? तुम समझ नहीं रही हो,
वो इसकी बात काटते हुए बोला, मैं अपने घर को किराए पर उठाने की बात नहीं कर रहा, मैंने इस घर को फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। क्या? नौशाबा को हैरत का एक झटका लगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उसने इज़्तिरारी लहजे में कहा। अपने ज़ाती घर को बेचकर किराए के मकान में जाना तो अक्लमंदी का सौदा नहीं है। अगर तुम मेरे दिमाग से सोचोगी तो ये तुम्हें सरासर दानिशमंदी ही लगेगी। मकसूद ने समझाने वाले अंदाज में कहा, ये घर कमोबेश 5 लाख में फ़रोख्त हो जाएगा। इस रकम को इन्वेस्ट करने से हमें 50,000 रुपये माहाना मुनाफा मिलेगा, यानी सिर्फ 1 साल में हम 6 लाख कमा लेंगे। अगर हम 1 साल के बाद अपनी रकम वापस ले लें तो हमारे पास कुल मिलाकर 11 लाख हो जाएंगे। इस रकम से हम अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदेंगे और बाकी बच रहने वाले पैसों से मैं कोई बिजनेस कर लूँगा। हमारी ज़िंदगी जॉब करते करते गुजर रही है और ये हिमाकत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारी बातें दिल को तो लग रही हैं, नौशाबा नीम रजामंद होते हुए बोली, लेकिन मैं समझती हूँ इसमें बहुत रिस्क है। कैसा रिस्क? मकसूद ने चौंके हुए लहजे में पूछा। ये कैसे पता चलेगा कि हाजी कॉरपोरेशन में लगाई जाने वाली रकम महफूज रहेगी? नौशाबा ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा, और ये भी कि हमें हर माह पाबंदी से 50,000 का मुनाफा भी मिलता रहेगा। तुम्हारे पॉइंट में वजन तो है नौशाबा, मकसूद ने ताइदी लहजे में कहा। इस मसले को हल करने का एक ही तरीका है। मकसूद ने पुरसोच अंदाज में अपनी बात अधूरी छोड़ी तो नौशाबा ने तुरंत पूछा, कौन सा तरीका? कल मैं अपने ऑफिस से छुट्टी करता हूँ और तुम भी स्कूल ना जाओ, मकसूद ने मोतदिल अंदाज में कहा। हम दोनों हाजी कॉरपोरेशन चलते हैं। इन लोगों से मिलने और इनकी बातें सुनने के बाद हमें कुछ न कुछ अंदाज़ा तो हो ही जाएगा। फिर घर आकर हम आपस में मशवरा कर लेंगे। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानेगा तो मैं हरगिज़ ये कदम नहीं उठाऊंगा। तुम क्या कहती हो? तुम्हारी तजवीज़ माकूल और मुंतकी है, नौशाबा ने ताइदी अंदाज में कहा। हमें इनसे मुलाकात करने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। आइंदा 2 रोज़ वो दोनों हाजी कॉरपोरेशन पहुंच गए। वहां का मंजर हैरत अंगेज़ और मुतासिर कुन था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां शीरनी बट रही हो। लगभग 100 अफराद इन्वेस्टमेंट की गरज से ऑफिस पहुंचे हुए थे। इनमें मर्द व ज़न बराबर शामिल थे। नौशाबा और मकसूद की तरह जोड़ों की तादाद भी कम नहीं थी। हाजी कॉरपोरेशन का ऑफिस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक बड़ा सा हॉल था जहां बैक वक्त 100 से 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद थी। इसे वेटिंग हॉल कह सकते हैं, जो इस वक्त तकरीबन भरा हुआ था। दूसरा हिस्सा एक 10 बाय 10 फीट का कमरा था, जिसकी आधी से ज़्यादा ऊपर की दीवारें शीशे की थीं, यानी लकड़ी के फ्रेम में साफ और शफाफ बड़े साइज़ के शीशे जड़े हुए थे। इस कमरे में कॉरपोरेशन के मालकान हाजी शफीक अहमद और हाजी फजल हुसैन बैठकर क्लाइंट्स को डील करते थे। ये दोनों हाजी साहिबान बिजनेस पार्टनर थे और उर्फ़ आम में बड़े हाजी साहब शफीक अहमद और छोटे हाजी साहब फजल हुसैन कहलाते थे। वेटिंग हॉल में बैठे हुए इन्वेस्टर्स को इस कमरे का अंदरूनी हिस्सा साफ नज़र आता था, मगर वहाँ होने वाली बातें उनकी समाअत तक रसाई हासिल नहीं कर पाती थीं, क्योंकि वो कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था। ये इंतज़ाम इन्वेस्टर्स के मामलात को सीग़ाए राज में रखने के लिए किया गया था। नौशाबा और मकसूद भी टोकन लेकर वेटिंग हॉल में बैठ गए। हाल में हाजी साहिबान का स्टाफ बहुत फ़ाल नज़र आता था। वो लोग वहाँ आने वालों को टोकन जारी करने के अलावा इन्वेस्टमेंट के हवाले से बुनियादी मालूमात भी फराहम करते थे। मकसूद और नौशाबा की बारी कमोबेश 2 घंटे के बाद आई। इस तवील इंतज़ार ने इन्हें हद दर्जा मुतासिर किया था। इनके जहन ने ये बात तस्लीम कर ली थी कि हाजी कॉरपोरेशन का बिजनेस कोई धोखा नहीं है। अगर वो लोग फ्रॉड होते तो इनके ऑफिस में इन्वेस्टर्स का झमघुटा न लगा होता। देखा देखी या भेड़चाल भी इंसानी नफ्सियात का हिस्सा है। अगर कोई शख्स किसी गलत काम में पड़ा हो और इसे इसकी गलती का एहसास दिलाया जाए तो उमूमन वो शर्मिंदा होने के बजाय मिसालन ये कहता है कि फलां शख्स भी तो ऐसा ही कर रहा है। अगर कोई गलत कर रहा है तो ये इस बात की दलील नहीं कि आपको भी वो गलत काम करने का हक हासिल हो गया है। यही खुशफहमी भरी गलती इन दोनों से भी सरजद हुई। उन्होंने हाजी कॉरपोरेशन के वेटिंग हॉल में दर्जनों इन्वेस्टर्स को महवे इंतज़ार देखकर खुद को समझा लिया कि हाजी साहिबान का ये कारोबार मबनी बर ईमानदारी है, क्योंकि सैकड़ों लोग इन पर भरोसा करके अपनी रकूम हाजी कॉरपोरेशन में लगा रहे हैं। ये सब के सब कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं। वो दोनों शीशे वाले साउंड प्रूफ कमरे में दाखिल हुए तो हाजी साहिबान ने खुश दिली से इनका इस्तकबाल किया। इनके रवैये से ऐसा महसूस होता था कि नौशाबा और मकसूद
जैसे इनके करीबी रिश्तेदार हों जो बरसों बाद इनसे मिलने आए हों। इनके अंदाज और गुफ्तार से बेपनाह अपनायत और खुलूस टपकता था। रस्मी अलेक सलेक के बाद छोटे हाजी फजल हुसैन ने शाइस्ता लहजे में इस्तफसार किया, जी फरमाएं, आपकी ज़रूरत की नोयत क्या है? उन दोनों ने उलझन भरी सवालिया नज़र से एक दूसरे की तरफ देखा। वो समझ नहीं पाए थे कि इस सवाल का क्या जवाब। बड़े हाजी साहब ने उनकी परेशानी को भांप लिया और जल्दी से कहा, अगर मैं गलती पर नहीं तो आप दोनों मियाँ बीवी हैं। जी बिल्कुल, मकसूद ने असबात में सर हिला दिया। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है हाजी साहब, मेरा नाम मकसूद है और ये मेरी बीवी नौशाबा है। मकसूद साहब, हमारी कारपोरेशन अपने क्लाइंट्स को 2 तरह की सर्विसेज मुहैया करती है। हाजी शफीक अहमद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, एक तो हम दूसरों से पैसा लेकर अपने कारोबार में डालते हैं, जिससे हम खुद भी कमाते हैं और अपने इन्वेस्टर्स का भी भला करते हैं। ये तो है हमारी सर्विस नंबर 1, जिसके मुताबिक हम इन्वेस्टर्स को इनकी रकम 10% माहाना मुनाफे पर देते हैं और इसकी बुनियादी शर्त ये है कि कम से कम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना होगा, जिस पर माहाना 10,000 का मुनाफा मिलेगा। हमारी सर्विस का ताल्लुक लोन से है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस खारिज की और फिर अपने बिजनेस पार्टनर की तरफ देखते हुए कहा, हाजी साहब, इस सर्विस के बारे में आप मकसूद साहब को बताएं, क्योंकि इस शोबे को आप ही देखते हैं। मैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के केसेस को डील करता हूँ। जी मकसूद साहब। छोटा हाजी फजल हुसैन खासी करारी आवाज़ में बोला। फिर मकसूद की जानिब मुतवज्जा होकर कहने लगा कि हम अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल आसान शराइत पर कर्जा भी देते हैं, जिसके लिए कर्जे की कम से कम रकम 10,000 रुपये होनी चाहिए और इस कर्जे पर हम 5% माहाना मुनाफा वसूल करते हैं। यानी अगर आपने हमसे 10,000 रुपये कर्ज उठाया तो आपको हर माह इस कर्ज पर 500 रुपये हमें देना होंगे और इस और 10,000 का कर्ज अपनी जगह जो का तो मौजूद रहेगा। वो लम्हे भर को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, अब आप लोग हमें अपनी ज़रूरत बता दें ताकि हमें आपकी खिदमत का मौका मिल सके। हमें कर्जे की ज़रूरत नहीं है हाजी साहब, मकसूद ने रसानियत भरे लहजे में कहा। मैं कुछ रकम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। फिर इससे कम मुद्दत की इन्वेस्टमेंट को तो हम खुद भी कबूल नहीं करते मकसूद साहब। बड़े हाजी साहब ने अपने हाथ में इसका हाथ लेते हुए कहा, आपका फैसला हमारी कंपनी के उसूलों के ऐन मुताबिक है, जिससे साबित होता है कि आप एक समझदार इंसान हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने तौसीफी नज़र से मकसूद को देखा और इस्तफसार किया, आप कितनी रकम इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं? बात के इख्तिताम पर उसने मेज़ की दराज में से हाजी कारपोरेशन का एक फॉर्म निकालकर अपने सामने रखा और सवालिया नज़र से मकसूद को तकने लगा। 5 लाख रुपए, मकसूद ने जवाब दिया। माशाअल्लाह। हाजी शफीक अहमद के हलक से खासी सेहतमंद आवाज़ बरामद हुई। क्या रकम आप साथ लेकर आए हैं? रकम का इंतज़ाम करने में तकरीबन 1 से 1.5 माह लग जाएगा, मकसूद ने बताया। आज तो हम सिर्फ मालूमात हासिल करने आए हैं। ये भी ठीक है, बड़े हाजी के चेहरे से मायूसी झलकने लगी। 5 लाख रुपए कम नहीं होते, इतनी बड़ी रकम सोच समझ कर ही लगाना चाहिए। अगर आज आपने ये रकम हमारी कारपोरेशन में इन्वेस्ट कर दी तो ठीक 1 माह के बाद आप यहाँ से पूरे 50,000 का मुनाफा लेकर जाएंगे। खैर, वो चंद लम्हात के लिए थमा, फिर बारी बारी इन दोनों की सूरतों का जायज़ा लेने के बाद सवाल किया, क्या 5 लाख की ये रकम कहीं और से आपके पास आने वाली है? जी, मैं अपने आबाई घर को बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। आपका ये आबाई घर कराची के किस इलाके में वाक़ है और इसकी मकानियत क्या है? छोटे हाजी ने पूछा। अगर आपने इसकी मार्केट वैल्यू मालूम की है तो वो भी बता दें। हम महमूदाबाद में रहते हैं, मकसूद ने बताया। हमारा घर 120 गज के प्लाट पर बना हुआ है और इस वक्त इसकी मालियत 5 लाख के करीब है। वाज़ेह रहे कि आज से लगभग निस्फ सदी पहले का किस्सा है, जब आज की तरह मकानात इस कदर महंगे नहीं हुए थे। दौरे हाजिर में इस घर की कीमत 1.5 करोड़ के करीब होनी चाहिए। क्या आपने अपने मकान की वैल्यू कहीं से लगवाई है या ये आपका ज़ाती ख्याल है? हाजी फजल हुसैन ने पूछा। क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है कि महमूदाबाद के इलाके में 120 गज पर बना हुआ साफ़ सुथरा मकान 3 लाख से ज़्यादा मालियत का नहीं हो सकता। मैंने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में एक उम्र गुजारी है।
हाजी साहब, सच तो यह है कि अभी तक मैंने किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात नहीं की। वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। ये मेरा ज़ाती अंदाज़ा है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं मकसूद साहब। बड़े हाजी साहब ने लुकमा दिया। अपनी शय हर किसी को अच्छी और कीमती लगती है। मैं भी हाजी फजल हुसैन की बात से मुत्तफिक हूँ। आपका वो मकान 3 लाख से ऊपर का नहीं है। हाँ, अगर आपने इसमें हीरे जवाहरात लगा रखे हों तो फिर वो 5 क्या 50 लाख का भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है हाजी साहब, मकसूद शर्मिंदा सा होकर बोला। वो एक साफ सुथरा सा नॉर्मल घर है। आप एक काम करें, छोटे हाजी ने कहा, 2-4 रोज़ में आप मुख्तलिफ एस्टेट एजेंट से अपने मकान की कीमत लगवाएं। इस तरह आपकी तसल्ली हो जाएगी। इनमें से जो भी आपके मकान की ज़्यादा कीमत लगाए वो अमाउंट आप मुझसे लेकर घर मेरे हाथ फरोख्त कर दीजिए। वैसे मेरे पास जायदाद खरीदने और बेचने वाली पार्टियां हर वक्त मौजूद रहती हैं। मैं किसी को भी आपका घर फरोख्त कर दूंगा और वो भी बगैर किसी कमीशन के। हाजी फजल हुसैन का मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है मकसूद साहब। बड़े हाजी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। आप अपना सर्वे कर लें, इंशाअल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। ठीक है जनाब, मकसूद ने कहा। आपसे मेरा एक सवाल है, अगर आप जवाब देना पसंद करें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। बड़ा हाजी जल्दी से बोला। पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर्स आपकी कारपोरेशन में जो रकम लगाते हैं, इससे आप किस किस्म का बिजनेस करते हैं? मकसूद साहब, आपके रोज़गार की नौयत क्या है? जवाब देने के बजाय हाजी शफीक ने उल्टा सवाल कर दिया। मैं एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट की हैसियत से काम करता हूँ, मकसूद ने बताया। जभी तो बड़ा हाजी जोर देकर बोला। आमतौर पर लोग हमसे ये सवाल नहीं करते। आप ज़हीन होने के अलावा काफ़ी बाखबर इंसान भी हैं। बाहर कैफ, उसने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस खारिज की, फिर वजाहत करते हुए बोला। हमारे हाथ पांव बैक वक्त दर्जन भर कारोबार में फंसे हुए हैं, जिनमें स्टॉक एक्सचेंज, रियल एस्टेट, नीलामी, प्राइस बॉन्ड्स की पूरी सीरीज खरीदना शामिल है। हमारी कंपनी इंपोर्टेड कारें गैर कानूनी तौर पर जो स्मगल होकर आती हैं और कस्टम्स वालों ने पकड़ी हुई होती हैं, इनका नीलामी की जाती है, तो हम इस खरीदारी में भी अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। अलगर्ज हमारा कारोबार अरबों रुपए का है, जो मुख्तलिफ कारोबार में अरबों रुपया हमारा महवे गर्दिश रहता है। हम इन बिजनेस से 1 रुपया कमाते हैं तो 8 आने खुद रखते हैं और 8 आने अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% हलाल काम कर रहे हैं। वो दोनों मियाँ बीवी इन हाजी साहिबान की रूह परवर बातों से बेहद मुतासिर हुए और जल्द ही दोबारा आने का वादा करके कारपोरेशन के ऑफिस से बाहर निकल आए। घर आकर वो इसी मौजू को लेकर बैठ गए। मुझे तो इन लोगों की बातों में सच्चाई नजर आती है, नौशाबा ने गहरी संजीदगी से कहा। मेरा इशारा इस घर की मार्केट वैल्यू की तरफ है। मेरा भी यही अंदाज़ा है कि ये 3 लाख से ज़्यादा में फ़रोख्त नहीं होगा। मैं तो यही समझता हूँ कि तुम पेशे के लिहाज से एक स्कूल टीचर हो, मकसूद ने उलझन ज़दा नज़र से अपनी बीवी को देखते हुए पूछा। ये तुमने स्टेट ब्रोकरी कब से शुरू कर दी? तुम्हें तो मौका चाहिए मुझे तनकीद का निशाना बनाने का, वो मीठी नाराज़गी से बोली। मुझे स्टेट के काम का कोई तजुर्बा नहीं, मैं तो ये बात फरीदा से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में कर रही हूँ। अच्छा, मकसूद ने नीम मज़ाहिया अंदाज में कहा। ज़रा इन कीमती मालूमात की रोशनी से मेरे दिमाग को भी तो मुनव्वर करो। फरीदा हमारे स्कूल की एक टीचर है, नौशाबा वजाहत करते हुए बोली। उसने हाल ही में मंजूर कॉलोनी में 120 गज पर बना हुआ एक ऐसा ही मकान 2.5 लाख में ख़रीदा है। कराची से बाहर के लोग, खुसूसन सूबा पंजाब वाले, 120 मुरब्बा गज को 4 मरला ज़मीन समझ लें। क्या तुम्हें महमूदाबाद और मंजूर कॉलोनी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? वो तंजिया लहजे में बोला। दोनों जगहों के मकानात की कीमत एक जैसी नहीं है अल्लाह की बंदी। ओ अल्लाह के बंदे, नौशाबा ने तुर्की ब तुर्की कहा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये दोनों महल्ले आपस में जुड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, मकसूद ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। तुम्हारी ये दलील तो सोने में तोलने के लायक है। पता नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो, वो बेजारी से बोली। जहाँ तक 2 इलाकों का आपस में जुड़े हुए होने का मसला है तो ये अपना महमूदाबाद डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों की ज़मीन की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा बाबा, तुम ठीक कहते हो, वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोली। तुम स्टेट एजेंट से पता करो, जो हकीकत होगी सामने आ जाएगी। आइंदा 1 हफ्ते में मकसूद ने अपने इलाके के
हर स्टेट एजेंट से मिलकर देख लिया। ऐसा महसूस होता था इन सब ने एका कर रखा है। कोई भी इसके 3.25 लाख से ज़्यादा देने की बात नहीं कर रहा था। इस सूरत हाल ने मकसूद को मायूस भी किया। वो अपने मकान को 5 लाख रुपए में फ़रोख्त करके इस रकम पर माहाना 50,000 रुपये मुनाफा कमाना चाह रहा था, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ने उसके मुनाफे को घटाकर आधा कर दिया था। बहरहाल वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। चंद रोज़ बाद वो दोबारा हाजी कारपोरेशन के ऑफिस गया। अब की बार नौशाबा उसके साथ नहीं थी। जी मकसूद साहब, आपने सर्वे कर लिया? रस्मी अलेक सलेक के बाद बड़े हाजी ने पूछा। हाजी साहब, आप बहुत ज़रीक और तजर्बेकार लोग हैं, मकसूद ने शकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। मैंने पूरी मार्केट घूम ली है, कोई भी 3 लाख से ज़्यादा कीमत नहीं लगा रहा। वैसे एक बात बताऊं मकसूद साहब, छोटे हाजी ने मायनाखेज़ अंदाज में कहा, आप हैं बहुत नसीब वाले। वो कैसे फजल साहब? मकसूद ने छोटे हाजी से पूछा। कल एक पार्टी हमसे 4 लाख रुपए कर्ज लेने आई थी, छोटे हाजी ने मोतदिल अंदाज में कहा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा ज़मानती कौन है? वो बोला, मेरे पास कोई भी गारंटियर नहीं है। मैंने कहा, 4 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। किसी मोतबर शख्स की गारंटी के बगैर हम आपको इतना बड़ा कर्जा नहीं दे सकते। अगर शख्सी ज़मानत नहीं है तो किसी प्लाट या मकान के कागजात हमारे पास रखवाना होंगे। प्लाट या मकान के कागजात हमारे पास रखवाना होंगे। वो दुखी लहजे में बोला, हाजी साहब, अगर मेरे पास अपना घर होता तो फिर मुझे 4 लाख रुपए कर्ज लेने की ज़रूरत ही क्या थी? मैं ये रकम एक मकान ख़रीदने के लिए ही तो ले रहा हूँ। इसकी बात सुनते ही आप मेरी याददाश्त में ताज़ा हो गए। मैंने इस बंदे से पूछा कि भाई, आपको कितना बड़ा मकान चाहिए और कराची के किस इलाके में? उसने जवाब दिया, 100 या 120 गज पर बना हुआ कोई भी माकूल मकान। और जहाँ तक इलाके की बात है तो मेरे ज़्यादातर रिश्तेदार अख्तर कॉलोनी और महमूदाबाद में रहते हैं। अगर इन इलाकों या इससे मुल्हका दूसरे महलों में मुझे कहीं घर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा मतलब है कि शकील की ये बात सुनते ही मैं आपका वकील बन गया मकसूद साहब। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने सताइशी नज़रों से मकसूद को देखा, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने शकील नामी इस बंदे को बताया कि एक साहब का महमूदाबाद में 120 गज पर बना हुआ ज़बरदस्त मकान है, जिसकी इस वक्त मार्केट वैल्यू 5 लाख के करीब है। लेकिन इस बंदे को पैसों की फौरी ज़रूरत है, लिहाजा वो 4 लाख रुपए में भी अपना घर फ़रोख्त करने पर तैयार हो जाएगा। इसने कहा, लेकिन मेरे हाथ में तो 4,000 भी नहीं है। मैंने उसे समझाया, देखो शकील मियाँ, तुम्हारे पास रकम है और ना ही कोई पक्का ज़मानती, लेकिन आपको अपने लिए एक घर भी चाहिए, तो उसका एक ही रास्ता है। उसने पूछा, कौन सा रास्ता? मैंने इसे बताया कि हम 4 लाख रुपए अदा करके पार्टी से महमूदाबाद वाला वो घर आपको दिलवा देते हैं और इस रकम की अदायगी के लिए हम अपने मार्कअप को शामिल करके माहाना एक आसान किस्त बांध देते हैं। आप इस मकान में रिहाइश इख्तियार कर लो और पाबंदी से हर माह मखसूस किस्त अदा करते रहो जब तक ये 4 लाख रुपए में सूद की रकम अदा नहीं हो जाते। मज़कूरा मकान के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल हमारे पास रहेगी। और आपके लिए खुशखबरी यह है कि शकील इस डील के लिए तैयार हो गया है। अब गेंद आ गई है आपकी कोर्ट में मकसूद साहब। मैं समझा नहीं फजल साहब, मकसूद ने उलझन ज़दा नज़र से छोटे हाजी को देखा। मैं समझाता हूँ मकसूद साहब, बड़े हाजी ने कहा, आप अपना महमूदाबाद वाला आबाई घर हमारे नाम कर दें और हम 4 लाख रुपए आपकी तरफ से हाजी कारपोरेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं। शकील साहब से कैसे डील करना है यह आपका दर्द सर नहीं है। यानी मेरा मकान शकील साहब को नहीं, आपको ट्रांसफ़र होगा। ज़ाहिरी बात है, जो शख्स पैसा खर्च करेगा मकान तो इसी के नाम होना चाहिए ना। हाजी शफीक ने दो टोक अंदाज में कहा, जब तक शकील हमारी रकम में सूद लौटा नहीं देगा, इस मकान की मिल्कियत हमारी होगी। आप दोनों हमारे मोअज़्ज़िज़ क्लाइंट्स हैं और हम आप दोनों के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। मकसूद गहरी सोच में डूब गया। आप ये नहीं पूछेंगे कि आपका फ़ायदा किस तरह होगा? छोटे हाजी ने मकसूद से इस्तफसार किया। मकसूद ने गर्दन घुमाकर फजल हुसैन की तरफ देखा और बोला, आप ही बता दें हाजी साहब। देखें जनाब, छोटा हाजी समझाने वाले अंदाज में बोला, ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जायदाद वगैरह के इंतकाल में वक्त लगता है। अगर आज ही ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाए तो कम से कम 1 माह के बाद आपका मकान हमारे नाम मुंतकिल हो सकेगा, जबकि आपका मीटर आज ही से चालू हो जाएगा। मेरा मतलब है कि हम आज ही आपसे 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट कर लेंगे और जब तक वो मकान
कानूनन हमारी मिल्कियत बनता है, तब तक आप अपने 4 लाख रुपए पूरे 40,000 रुपए प्रॉफिट के ले भी चुके होंगे। ये तो हो गई आपके फ़ायदे की बात। वो लम्हे भर को रुका, फिर अपने बयान को मुकम्मल करते हुए बोला, जहाँ तक शकील का मामला है तो जब तक वो इस कर्जे को बेसूद वापस नहीं कर देता, इस घर में बगैर किराया अदा किए रहाइश इख्तियार किए रहेगा। इसके लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उम्मीद है ये वजाहत आपकी समझ में आ गई होगी। इंसान अपने फ़ायदे और नुकसान की बात को बहुत जल्दी और आसानी से समझ जाता है। मकसूद को इन हाजी साहिबान ने कमाल होशियारी से अपने शीशे में उतार लिया था। आइंदा 1 माह में मकसूद का वो आबाई घर हाजी फजल हुसैन के नाम मुंतकिल हो गया और हाजी कॉरपोरेशन के प्लेटफॉर्म से मकसूद को पहले माह का मुनाफा 40,000 रुपये भी मौसूल हो गया। अगरचे वो लोग अपने घर से निकलकर किराए के एक छोटे से घर में आ गए थे, लेकिन वो दोनों बहुत खुश थे। 40,000 रुपये मकसूद की तनख्वाह और मकान के किराए से कई गुना ज़्यादा थे। उन्होंने किराए का वो मकान भी महमूदाबाद ही में लिया था। वो अब दिन रात यही ख्वाब बुनते रहते थे कि 1 साल के बाद इनके पास 4,80,000 प्रॉफिट के जमा हो जाएंगे और 4 लाख इनकी असल इन्वेस्टमेंट होगी। ये 8,80,000 रुपये एक नई और शानदार ज़िंदगी शुरू करने के लिए काफ़ी होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान का हर ख्वाब पूरा भी हो जाए, और दिन में जागती आंखों से देखे जाने वाले ख्वाबों का तो अल्लाह ही हाफिज होता है। इन दोनों के ख्वाब की ताबीर भी बड़ी भयानक और खून के आंसू रुला देने वाली थी। 2 माह तक हाजी कॉरपोरेशन ने मकसूद को पाबंदी से इसकी कागजी इन्वेस्टमेंट पर मुनाफा दिया। इसके बाद खेल ख़त्म और दुकान बंद। तीसरे माह जब मकसूद अपने मुनाफे के 40,000 रुपये वसूल करने हाजी कॉरपोरेशन के ऑफिस पहुंचा तो वहां सफ़े मातम बिछी हुई थी। दोनों हाजी साहिबान तो ऑफिस में मौजूद थे, मगर इनके चेहरे उतरे हुए और ताज़िए ठंडे हो चुके थे। एक कारोबार में हमें 3 अरब का नुकसान हुआ है, बड़े हाजी ने दुखी लहजे में बताया। लिहाजा कुछ अरसे के लिए हमने अपने काम को रोक दिया है। इंशाअल्लाह जल्द ही हम संभल जाएंगे। सिर्फ 3-4 माह तक आप लोगों को सब्र और तहम्मुल से हमारा साथ देना होगा, छोटे हाजी ने कहा। ऐसे क्राइसिस पहले भी हम पर आते रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम हर मुसीबत को झेल गए हैं। अब की बार भी अल्लाह हम पर करम करेगा। हम इस ज़ाते बारी से पूरी तरह पुरुम्मीद हैं। और हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? मकसूद के इस्तफसार से गहरी तशवीश झलकती थी। हमारे हर क्लाइंट का सरमाया एक मुकद्दस अमानत के तौर पर हाजी कॉरपोरेशन में महफूज है, बड़े हाजी ने जवाब दिया। जैसा कि फजल साहब ने फरमाया कि आपको इस नाजुक मौके पर हमसे ताउन करना होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, बस 2-3 माह की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मकसूद पूछे बिना न रह सका। इस बहरानी कैफियत में क्या आप हमें प्रॉफिट नहीं देंगे, और क्या आप हमसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? जब तक हमारा बिजनेस रनिंग में नहीं आता, हम आप लोगों को माहाना मुनाफा नहीं दे सकेंगे, और ये तकलीफ ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह की है। फ़र्ज़ करें, मकसूद ने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, अगर ये कारोबारी बहरान तूल पकड़ता है तो हम अर्ज़ पकड़ लेंगे। छोटे हाजी बड़े एतमाद से बोला, हम आज से काउंट डाउन शुरू कर देंगे। मुझे अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा है कि हम 100 दिन के अंदर अपने माली बहरान पर काबू पा लेंगे, और अगर आपके खदशात के मुताबिक ऐसा ना हो सका तो हम अपने इन्वेस्टर्स की तमाम रकूम वापस कर देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। छोटे हाजी के जवाब ने मकसूद को लाजवाब कर दिया था। इस वक्त मकसूद के अलावा भी वहाँ दर्जन भर इन्वेस्टर्स मौजूद थे, और हाजी साहिबान ने ये बुरी खबर इन्हें वेटिंग हॉल में जाकर दे दी थी। इनमें से हर किसी ने हाजी कॉरपोरेशन में रकम लगा रखी थी, दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मकसूद को सिर्फ 2 माह तक मुनाफा मिला था। अगर सादा सा हिसाब लगाएं तो यही सफाक हकीकत सामने आती थी कि मकसूद ने 2.5-3 लाख मालियत का घर महज 80,000 के एवज छोटे हाजी फजल हुसैन के नाम लगा दिया था। हाजी साहिबान ने ऑफिस पर ताला डालकर फरार की राह इख्तियार नहीं की थी, और रोज़ाना ऑफिस में बैठकर लोगों को मुंह दे रहे थे। इनका ये रवैया इन्वेस्टर्स को इत्मीनान दिलाता था कि वो लोग फ्रॉड नहीं हैं। चुनांचे इनकी रकूम डूबने का कोई खदशा नहीं। किसी न किसी तरह ये 3 माह भी गुजर ही जाएंगे। जब 3 माह गुजर गए और हाजी कॉरपोरेशन के हालात में कोई बेहतरी देखने को ना मिली, तो बाज़ जज्बाती इन्वेस्टर्स तेश में आ गए। वो अपनी रकूम की वापसी का मुतालबा करने लगे। मकसूद भी इन्हीं में से एक था। एक रोज़ वो हाजी कॉरपोरेशन के ऑफिस पहुंचा और उसने छोटे हाजी से 2 टोक बात की। फजल साहब, आपके मामला तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, उसने खफगी भरे लहजे में कहा।
मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी आप लोग मेरे 4 लाख रुपए वापस कर दें। इस दिन बड़ा हाजी ऑफिस में मौजूद नहीं था। इन दिनों वो दोनों एक साथ बहुत कम नज़र आते थे। अगर कोई ये सवाल करता कि दूसरे हाजी साहब कहाँ हैं, तो ये कहकर उसे मुतमईन कर दिया जाता कि वो बिज़नेस को संभालने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आप तो 4 लाख का जिक्र इस तरह कर रहे हैं जैसे आपने ये कैश मेरे हाथ पर रखा हो। छोटे हाजी ने कहा, हाजी साहब, मैंने अपना मकान आपके नाम किया है। मकसूद चटक कर बोला, जायदाद की कीमत नगद रकम से कहीं ज़्यादा होती है जनाब। आप ठीक कह रहे हैं मकसूद साहब। छोटा हाजी रसानियत भरे लहजे में बोला, मैं मानता हूँ कि आपने अपना मकान मेरे नाम मुंतकिल किया था, लेकिन ये बात आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि आपके इस घर की मार्केट वैल्यू 3 लाख से ज़्यादा नहीं थी, और हमारा हौसला देखें कि हमने वो घर 4 लाख की इन्वेस्टमेंट के एवज़ शकील साहब के हवाले किया हुआ है, और इस रकम को बतौर कर्जा जानकर हम शकील साहब से माहाना किस्त भी वसूल कर रहे हैं। कारोबार में ये नशेब व फराज तो भुगतना ही पड़ते हैं। मुझे आपके साथ कोई कारोबार नहीं करना, और न ही आपके हौसले को नापने में मुझे कोई दिलचस्पी है। मकसूद ने रूखे लहजे में कहा, 4 न सही, आप मुझे 3 लाख ही लौटा दें और इस मामले को ख़त्म करें। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने का फ़ैसला कर लिया है? हाँ, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, मकसूद ने अटल लहजे में कहा। ऐसा हतमी फ़ैसला करने से पहले आपको एग्रीमेंट में दर्ज हाजी कॉरपोरेशन के कवायद व ज़वाबित को लाजमी पढ़ लेना चाहिए था। छोटे हाजी ने वाशिकाफ लहजे में कहा, वहाँ बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है कि कोई भी इन्वेस्टर 1 साल से पहले हमारे बिजनेस से अपनी रकम नहीं निकाल सकता, और अभी आपको इन्वेस्ट किए लगभग 8 माह हुए हैं। मैंने आपके कवायद व ज़वाबित को बगौर पढ़ा है हाजी साहब, वो मुतदिल अंदाज में बोला। वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि कॉरपोरेशन हर माह मुनाफा देने की पाबंद है। पिछले 6 माह से मुझे आप लोगों ने 1 रुपया भी नहीं दिया। ये भी तो कवायद व ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी है। मकसूद साहब, इस वक्त हमारी कॉरपोरेशन अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रही है। फजल हुसैन ने समझाने वाले अंदाज में कहा, यूँ समझें कि हम हालत जंग में हैं, जंग हो या अमन। मैं तो उसूल की बात कर रहा हूँ, मकसूद ने सपाट आवाज़ में कहा। मुझे मेरे 3 लाख रुपए चाहिए बस। ठीक है, हाजी फजल हुसैन ने मुतासिफाना अंदाज में कहा, जब आपने हमारा साथ छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो फिर हम आपको ज़बरदस्ती तो रोक नहीं सकते। आप एक काम करें। वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर गहरी संजीदगी से बोला, आप कल सहपहर में आ जाएं। मैं बड़े हाजी साहब से मशवरा करने के बाद आपके मसले को हल कर दूंगा। कल आपकी अमानत आपको लौटा दी जाएगी, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि आप किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि हमने आपको इन्वेस्टमेंट वापस कर दी है। अगर ये मामला लीक हो गया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हमारे तमाम इन्वेस्टर्स ऑफिस के सामने धरना देकर बैठ जाएंगे और अपनी रकम की वापसी का मुतालबा करेंगे। आप हमारी मजबूरी को समझ रहे हैं ना? आप बेफिक्र हो जाएं हाजी साहब, मकसूद ने कहा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आपने मुझे कल क्यों बुलाया है। कल तो जुमा है और जुमे के रोज़ आप छुट्टी करते हैं। इस जुम्मतुल मुबारक से छुट्टी बंद है मकसूद साहब, फजल हुसैन ने बताया। हम अपने क्लाइंट्स को पूरा हफ्ता ऑफिस में मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जुमे के दिन हम जुमे की नमाज के बाद ऑफिस खोला करेंगे, इसीलिए तो मैं आपको कल सहपहर में आने को कह रहा हूँ। हाजी फजल हुसैन की बात मकसूद की समझ में आ गई और वो आइंदा रोज़ आने का वादा करके हाजी कॉरपोरेशन के ऑफिस से निकल आया। वो अगले रोज़ यानी जुमे की सहपहर दोबारा वहाँ पहुँचा और बड़े हाजी शफीक अहमद से उसकी मुलाकात भी हुई, मगर ये मुलाकात नतीजा खेज साबित न हो सकी। बड़े हाजी ने रकम की वापसी के लिए जो तरीका कार इख्तियार किया वो मकसूद के लिए काबिल कबूल नहीं था। चुनाचे वो गुस्से से भरा हुआ वहाँ से वापस आ गया था। फिर इसी रात 9 बजे उसे उसके घर वाक़ महमूदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पर बड़े हाजी शफीक अहमद के कत्ल का इल्ज़ाम था। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मैंने अपनी वकालतनामा और मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। जज ने मेरी तरफ देखा और मुझे मुखातिब किए बगैर बोला, ओह, तो इस केस का दिफाई वकील तब्दील हो गया है। मैंने इस्बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। जरा शुरू की जाए, जज ने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए कहा। इस केस को अदालत में लगे कमोबेश 6 माह हो गए थे, मगर अभी तक कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं हुई थी। इस दौरान में इस्तगासा की तरफ से 3-4 गवाह भी भुगताए जा चुके थे।
मकसूद के वकील की कारकर्दगी बहुत ही अफसोसनाक और माठी रही थी। दरहकीकत वो वकील एक नो आमोज था और कम फीस के चक्कर में नौशाबा ने उसे अपने शौहर के दिफा के लिए मुकर्रर कर लिया था, मगर अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी थी। अब ये केस मेरे हाथ में आ चुका था और इसको फारूक बशीर का अजीज़ अली इमरान इसका तमाम खर्चा उठा रहा था। ताहम मैंने मकसूद और नौशाबा को इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दी थी कि इस खैर खाही के पीछे किसका हाथ था। इन्हें मैंने यही बताया था कि एक मकामी फलाही तंजीम ने ये केस मुझे सौंपा है। ये इस वादे की ईफाई थी जो फारूक बशीर ने मुझसे ले रखा था। जज के हुक्म पर वकील इस्तगासा एक्यूज बॉक्स के नज़दीक चला गया और मुलजिम मकसूद की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या तुम वकुआ की सेपहर यानी 8 जनवरी बरोज़ जुमा हाजी कॉरपोरेशन के ऑफिस गए थे? जी मैं गया था, मुलजिम ने जवाब दिया। इस पेशी से कबल मैंने अपने मुवक्किल मकसूद से कुल 3 मुलाकातें की थीं, जिसके नतीजे में मुझे इस केस के तमाम ज़ावियों के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल हो गई थीं। रही सही कसर मैंने अपनी तहकीक से पूरी कर ली थी। अलगर्ज़ मुझे इस केस पर मुकम्मल दस्तरस हासिल हो चुकी थी। मैंने अपने मुवक्किल को भी अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे किस एतमाद के साथ वकील सरकार का सामना करना है। वो मेरी हिदायत के मुताबिक परफॉर्मेंस दे रहा था। क्या इस रोज़ कॉरपोरेशन के ऑफिस में मकतूल हाजी शफीक अहमद से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? वकील इस्तगासा ने पूछा। मुलजिम ने जवाब दिया, जी। क्या ये सच है कि तुमने हाजी कॉरपोरेशन में 3 लाख रुपए लगा रखे थे, जिस पर तुम्हें माहाना 10% मुनाफा मिला करता था? वकील सरकार जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला, वकुआ की सेपहर तुम अपनी रकम वापस लेने गए तो तुम्हारे और मकतूल के बीच तर्क कलामी हो गई, जिसके नतीजे में तुमने तेश में आकर एक कुर्सी उठाई और पूरी कुव्वत से मकतूल के सर पर दे मारी। मकतूल इस कारी ज़र्ब की ताब न लाते हुए मौके पर ही हलाक हो गया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कबल इसके कि मुलजिम वकील इस्तगासा के इस्तफसार के जवाब में कुछ कहता, मैं फ़ौरन उसकी मदद को पहुंच गया। जनाब आली, मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, इस केस में इस्तगासा की जानिब से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर मेरे मुवक्किल के खिलाफ पेश किया गया है। मुलजिम बेगुनाह है। एक गहरी साजिश के तहत इसे कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई है। मैं अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित करके दिखा दूंगा। सरेदस्त, मैं अदालत के इल्म में सिर्फ इस नुक्ते का इजाफा करना चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किल ने हाजी कॉरपोरेशन में अपने हाथ से 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया था। इस बेचारे के साथ धोखा दर धोखा किया गया है। मेरे फाजिल दोस्त, वकील इस्तगासा ने तंज़िया अंदाज में मुझे मुखातिब किया, आपको ये केस हाथ में लिए जुमा 8 दिन हुए हैं और आपने इस केस को अलिफ से ये तक न सिर्फ अपने हाफ़ज़े में उतार लिया है बल्कि इस हवाले से बुलंदोबाद दावे भी करने लगे हैं। मेरे मुशाहिदे की कुव्वत, हाफ़ज़े की वुसअत और दावे की ताकत से आप बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए तीखे लहजे में कहा, आप थोड़ा तहम्मुल से काम लें। मैंने जो कहा है इसे साबित भी कर दिखाऊंगा, फिर सब पर वाज़ेह हो जाएगा कि पिछले 6 माह से इस्तगासा हो या डिफेंस, हम एक ही पेज पर थे। मेरा आखिरी जुमला मायनेखेज़ होने के साथ ही खासा ख़तरनाक भी था। वकील इस्तगासा एक लम्हे के लिए गड़बड़ा कर रह गया, फिर किसी आने से अंदाज में बोला, देखते हैं आप अपनी जिरा की पिटारी में से कौन सा सांप निकालते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, जज ने इससे कहा। फिर मुझे मुखातिब करते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, बेग साहब, आप किसी धोखा दर धोखा की बात कर रहे थे। अदालत आपका मौक़िफ़ सुनना चाहती है। जज की खुसूसी दिलचस्पी हमारे केस के लिए खुशाइन थी। बात दरअसल ये है कि किसी भी केस में जज की हैसियत एक कानूनदान मुंसिफ सामने की होती है। वो केस के किसी भी ज़ाविये पर अपनी ज़ाती राय नहीं दे सकता, बल्कि दोनों अतराफ़ के वकला के दलाइल को इंसाफ की मीज़ान में तोलने के बाद वो हक़ाइक़ व वाक़ियात की रोशनी में फ़ैसला सादिर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक चाबुक दस्त, हाजिर दिमाग और मजबूत आसाब का वकील अक्सर जज पर भारी पड़ जाता है। मुझे ये समझ लेने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि गुज़िश्ता 6 माह की अदालती कार्रवाई ने इस केस के मुंसिफ को हद दर्जा बोर किया था। इसीलिए वो मेरी ज़बान से कुछ नया सुनने का ख्वाहिशमंद दिखाई देता था। थैंक यू योर ऑनर, मैंने बहुत पाना अंदाज में कहा, फिर इस केस के हकीकी पस मंज़र को अदालत के सामने उजागर करने लगा। जनाब आली, हाजी कॉरपोरेशन जदीद तर्ज का एक मुनज़्ज़म धोखा है।
इस कॉरपोरेशन کی چال بازیوں کا جغرافیہ اور تاریخ میں حسب ضرورت معزز عدالت کے سامنے پیش کروں گا، لیکن فی الحال میں اپنے موکل کی پوزیشن واضح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ حال سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، اوپن ریکارڈ کے مطابق حاجی کارپوریشن دو طرح کا بزنس کرتی ہے۔ میں نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد پچھلے 15 دن میں اس کارپوریشن کا میجر آپریشن کر ڈالا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے بعض سرکاری محکموں سے بھی مدد لی ہے، جن کا یہاں پر ذکر کرنا مناسب ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں تو میں معزز عدالت کو بتا رہا تھا کہ حاجی کارپوریشن کے بینر تلے دو قسم کا دھندا ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کاروبار کے لیے موضوع لفظ دھندا ہی ہے۔ میں ایک بار پھر تمام ماندانہ نظر سے مخالف وکیل کو دیکھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، نمبر ایک، اس کارپوریشن کے کرتا دھرتا حاجی صاحبان لوگوں کی بھاری انویسٹمنٹ پر انہیں 10% ماہانہ منافع دیتے ہیں۔ یہ وطن عزیز کی تاریخ کا سب سے زیادہ ماہوار منافع ہے، جس کے اندر سے دھوکہ دہی کی بو کو بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، حاجی کارپوریشن ضرورت مند افراد کو 5% ماہانہ کی شرح سود پر قرضہ بھی فراہم کرتی ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے موکل کی بپتا کی جانب۔ میں نے ایک بار پھر لمحاتی توقف کیا، اس کے بعد زوردارانہ انداز میں بولنا شروع کیا۔ جب میرے موکل اور اس کیس کے ملزم مقصود نے اتنے بھاری ماہانہ منافع کے بارے میں سنا تو وہ اپنے آبائی گھر واقع محمود آباد کو فروخت کر کے حاجی کارپوریشن میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مذکورہ مکان کی مارکیٹ ویلیو 3 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی۔ چھوٹے حاجی فضل حسین نے شکیل نامی ایک فرضی شخص کا حوالہ دے کر میرے موکل کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ ملزم سے یہ کہا گیا کہ شکیل کو مکان کی خریداری کے لیے 4 لاکھ کا قرضہ چاہیے اور اس کی خواہش ہے کہ مکان محمود آباد یا اس سے کسی قریبی محلے میں موجود ہو۔ چھوٹے حاجی نے ملزم کو مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنا آبائی مکان اس کے نام کر دے تو وہ حاجی کارپوریشن میں اس کی 4 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کا ایگریمنٹ کر لے گا اور اس رقم پر اسے ماہانہ 40,000 روپے منافع ملنے لگے گا۔ میرا موکل چھوٹے حاجی کی اس وضاحت سے مطمئن ہو گیا۔ اس کے اطمینان کا سب سے بڑا سبب یہ بھی تھا کہ حاجی کارپوریشن میں کی جانے والی 4 لاکھ کی انویسٹمنٹ کا ایگریمنٹ اس کے پاس موجود تھا۔ علاوہ ازیں اسے ہر ماہ 40,000 کا پروفٹ بھی ملنا شروع ہو گیا تھا۔ 2 ماہ میں ملزم نے 80,000 کا منافع حاصل کر لیا اور اس کے بعد وہی ہوا جو اس نوعیت کے جھانسا منصوبہ جات میں ہوتا ہے۔ جناب عالی، میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا، پھر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا، 6 ماہ سے حاجی شفیق مرڈر کیس اس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ بڑے حاجی کے قتل سے 6 ماہ قبل حاجی کارپوریشن نے یہ اعلان کر کے اپنے انویسٹرز پر آسمانی بجلی گرا دی کہ کارپوریشن کو اپنے بزنس میں 3 ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے، لہٰذا وہ 3 ماہ تک اپنے انویسٹرز کو پروفٹ نہیں دے سکیں گے۔ تاہم ان کی لگائی ہوئی رقوم کارپوریشن کے پاس ایک امانت کے طور پر محفوظ ہیں۔ حاجی کارپوریشن کے خوں آشام جبڑوں میں جکڑے ہوئے انویسٹرز کے پاس سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، لیکن جب 3 ماہ کا انتظار 6 ماہ تک طوالت اختیار کر گیا تو بعض انویسٹرز کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ میرا موکل بھی انہی متاثرین میں شامل تھا۔ یہ بیچارہ تو اپنا آبائی گھر چھوٹے حاجی کے نام لگوا کر کرائے کے مکان میں اس خواب کے ساتھ رہائش پذیر ہو گیا تھا کہ 1 سال کے اندر وہ لوگ حاجی کارپوریشن سے 4,80,000 کا منافع کمانے کے بعد اپنی اصل رقم واپس لے لیں گے اور لگ بھگ 9 لاکھ کی خطیر رقم کے ساتھ ایک نئی آسودہ اور خوشگوار زندگی کا آغاز کریں گے۔ لیکن جب ملزم نے اپنا یہ حسین خواب چکنا چور ہوتے دیکھا تو یہ رقم کے مطالبے کے لیے بقول قصے ہٹلر بن گیا۔ حاجی صاحبان نے صورتحال کو بگڑتے دیکھا تو چھوٹے حاجی نے ملزم کو ایک پرکشش پیشکش کر دی۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد میں نے ڈرامائی توقف کیا تو جج کی دلچسپی بھری سرسراتی ہوئی سوالیہ آواز کورٹ روم میں سنائی دی، کیسی پیشکش بیگ صاحب؟ اس کی وضاحت کے لیے میں براہ راست اپنے موکل سے بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے توانا آواز میں کہا۔ جب تم نے اپنے 4 لاکھ کی واپسی کا مطالبہ کیا
और धमकी दी कि अगर तुम्हारी रकम नहीं लौटाई गई तो तुम दूसरे दर्जन भर इन्वेस्टर्स को अपने साथ मिलाकर हाजी कॉरपोरेशन पर फराड का केस कर दोगे। तो इसके जवाब में इन हाजी साहिबान ने तुम्हें क्या ऑफर दी थी? मैंने एक्यूज बॉक्स के नज़दीक जाकर अपने मुवक्किल से पूछा। इस सिलसिले में मेरी छोटे हाजी फजल हुसैन से बात हुई थी। मुलजिम ने पूरे एतमाद अंदाज में जवाब दिया। हाजी साहब ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं दूसरे इन्वेस्टर्स को भड़काने और बहकाने की कोशिश ना करूं तो वो मेरी रकम लौटाने को तैयार हैं, मगर 4 नहीं 3 लाख, क्योंकि मेरा वो घर 3 लाख से ज़्यादा मालियत का नहीं था। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि 3 लाख भी मिल रहे हैं। मैंने फजल हुसैन की ये पेशकश कबूल कर ली। उसने अगले रोज़ दोपहर में मुझे ऑफिस बुलाया ताकि ज़रूरी कार्रवाई के बाद मुझे अदायगी कर दी जाए, लेकिन आइंदा रोज़ तो जुमा था। मैंने एक ख़ास मकसद को अदालत के रिकॉर्ड पर रजिस्टर करने की गरज से इस्तफसार किया, और जुमे को तो हाजी कॉरपोरेशन की हफ्तावार तातील होती है। मैंने छोटे हाजी साहब की इस जानिब तवज्जो मबसूल कराई थी। मुलजिम ने बताया। उन्होंने कहा कि अब वो जुमे की नमाज के बाद भी ऑफिस को खोला करेंगे ताकि इन्वेस्टर्स के एतमाद में इजाफा हो। जब वक़ुआ की सपहर तुम हाजी कॉरपोरेशन के ऑफिस पहुंचे तो बड़े हाजी शफीक अहमद से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम गुस्से से भरे हुए वहां से चले आए थे? मोअज़्ज़िज़ अदालत वो सब जानना चाहती है। वक़ुआ की रात हाजी कॉरपोरेशन के ऑफिस में क्या पेश आया था? इस रोज़ बड़े हाजी साहब का अंदाज बदला हुआ था। इनके रवैये में मुझे इखलाक और मुरव्वत का फुकदान नजर आया था। मुलजिम वजाहत करते हुए बोला। मैं ये सोचकर खुश था कि 3 लाख रुपए लेकर ही वापस आऊँगा, लेकिन बड़े हाजी साहब ने ये कहकर मेरी खुशी काफूर कर दी। आप जानते हैं कि हमारी कॉरपोरेशन की किन कठिन हालात से गुजर रही है, चुनाचे हम आपको 3 लाख के बजाय 2,20,000 अदा करेंगे। 80,000 कम क्यों हाजी साहब? मेरे इस्तफसार में एहतिजाज दर आया। कॉरपोरेशन के प्लेटफॉर्म से आप 80,000 वसूल कर चुके हैं, वो रुखाई से बोला। यह रकम आपकी इन्वेस्टमेंट में से इसलिए काटी जाएगी कि इन दिनों हमारा कारोबार एक खौफनाक भंवर की लपेट में है। जो मिल रहा है बिस्मिल्लाह करके ले लें। आगे के हालात मुझे और ज़्यादा भयानक नज़र आ रहे हैं। मेरी बात सुने हाजी साहब, मैंने बरहमी आमेज लहजे में कहा। अव्वल आप 3 लाख में से 80,000 नहीं काट सकते, क्योंकि वो तो मेरा 2 माह का मुनाफा था। दोयम, इसके बाद 4 माह ऐसे ही मजीद गुजर गए हैं। अगर इनका मुनाफा कहा जाए तो तुम ये रकम भी 1,60,000 रुपये बन जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट की रकम को 4 के बजाय 3 लाख भी मान लिया जाए तो कुल मिलाकर ये अमाउंट 4,60,000 हो जाएगा, और आप मुझे सिर्फ 2,20,000 पर टरखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे रकम का हिसाब किताब सिखाने की कोशिश ना करें तो इसमें आपकी भलाई होगी। वो खफगी आमेज लहजे में बोला। मैं पहले ही अरबों का नुकसान उठाकर सख्त परेशान बैठा हूँ, ऊपर से आप मेरा दिमाग ख़राब करने आ गए हैं। हाजी साहब, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं अपनी रकम वापस लेने आया हूँ और पैसे लेकर ही जाऊँगा। हाजी कॉरपोरेशन में आपने उसूलन 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया था, वो सपाट आवाज़ में बोला। मैं आपकी शराफत का लिहाज करते हुए 2,20,000 रुपये दे रहा हूँ तो आपके नखरे ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। बाकी जहाँ तक आपके मकान की फ़रोख्त का मामला है तो वो आपने मुझे दिया था, वो हाजी कॉरपोरेशन को, बल्कि वो आपने हाजी फजल हुसैन के नाम किया था। अगर आपकी सुई 3 लाख के फिगर पर ही अटकी हुई है तो ये जाकर रकम छोटे हाजी से ले लें। हाजी शफीक के खतरनाक तेवर देखते हुए एक मुहावरा मेरे जहन में ताज़ा हो गया। भागते भूत की लंगोटी ही सही। मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसे देखा और पूछा। हाजी साहब, तो क्या आप 2,20,000 मुझे देने को तैयार हैं? तो क्या मैं अभी तक आपको यूसुफ और जुलेखा का किस्सा सुना रहा था? वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला। और ये भी मैं छोटे हाजी साहब की फरमाइश और सिफारिश पर दे रहा हूँ। इन्हें आपका कुछ ज़्यादा ही ख्याल है, वरना इस किस्म की गोल्डन ऑफर हमने अपने किसी और इन्वेस्टर्स को नहीं दी। ठीक है हाजी साहब, मैंने आमादगी जाहिर करते हुए कहा। मुझे आपकी पेशकश कबूल है। उसने अपनी मेज़ की दराज खोली और 55-55 हज़ार के 4 किरास चेक निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिए। मैंने मज़कूरा चेक्स का बगौर जायज़ा लिया। वो तमाम चेक्स हाजी कॉरपोरेशन के अकाउंट से ताल्लुक़ रखते थे और इन पर 1-1 माह के वक्फे से तारीख डली हुई थी। ये क्या है हाजी साहब? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। आप एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट हैं, फिर भी ये सवाल कर रहे हैं?
वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बोला, ये आपके अमाउंट की वापसी के क्रॉस चेक हैं मकसूद साहब। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है हाजी साहब, मैंने जले भुने अंदाज में कहा, लेकिन ये तो 4 माह में जाकर कहीं मुकम्मल होंगे। मुझे टुकड़ों में अपनी रकम नहीं चाहिए और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि ये चेक्स क्लियर भी हो जाएंगे। आपकी कॉरपोरेशन को तो किसी फ़कीर की बद्दुआ लगी हुई है। ज़रा ये चेक्स मुझे दिखाएं। वो मेरी जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोला। मैंने वो चारों क्रॉस चेक इसके हवाले कर दिए। बदएतमादी की भी कोई हद होती है। उसने गुस्सीली नज़र से मुझे घूरा और मज़कूरा चेक को पुरज़े पुरज़े करने के बाद बोला, दरअसल आपको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है और आप अब जा सकते हैं। मैं पाँव पटकते हुए उसके ऑफिस से निकल आया था। मुलजिम ने अपना बयान मुकम्मल किया तो मैंने पूछा, और इसी रोज़ रात 9 बजे तुम्हें हाजी शफीक अहमद के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था? जी वकील साहब, उसने असबात में जवाब दिया। अच्छी तरह सोचकर बताओ। मैंने अपने मुवक्किल के चेहरे पर निगाह जमाकर सवाल किया। वक़ुआ की सपहर जब तुम हाजी कॉरपोरेशन के ऑफिस पहुँचे तो इस वक्त मकतूल के अलावा वहाँ और कितने अफराद मौजूद थे? ऑफिस वाले चौकोर कमरे में तो सिर्फ बड़े हाजी साहब ही बैठे हुए थे। और वेटिंग हॉल की क्या पोजीशन थी? वहाँ भी मुझे कोई बंदा बशर दिखाई नहीं दिया था, उसने बताया। ये सारी बातें मैं अपने मुवक्किल से पहले ही मालूम कर चुका था। इनका दोबारा ड्रामाई अंदाज में तज़किरा महज अदालत के रिकॉर्ड की खातिर था। इसका तो यही मतलब हुआ कि इससे रकम और मकतूल ऑफिस ही में मौजूद थे। मैंने दरियाफ्त किया। जब मैं हाजी साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो यही पोजीशन थी जो अभी मैंने बयान की है। वो पुरसोच अंदाज में बोला, लेकिन जिस वक्त मैं गुस्से में बाहर निकला तो मैंने वेटिंग रूम में एक शख्स को बैठे देखा था। क्या तुम इस शख्स को जानते हो? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, दोबारा देखने पर पहचान लोगे? 100%, वो पूरे तयक्कुन से बोला। काम बन गया, मैंने पुरजोश अंदाज में कहा। फिर रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, योर ऑनर, मुतज़क्करा शख्स कत्ल की इस वारदात का ऐनी शाहिद हो सकता है। मेरे इस चौंका देने वाले इंकिशाफ पर एक ही जैसा सवाल दो तरफ से आया। वकील इस्तग़ासा की उलझनज़दा आवाज़ मेरी समाज से टकराई। वो कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? जज ने हैरत भरे लहजे में इस्तफसार किया। मैं इन लम्हात में इस केस के मोअज़्ज़िज़ मुंसिफ से मुखातिब था, लिहाजा मैंने वकील इस्तग़ासा को यकसर नज़रअंदाज करते हुए जज साहब के सवाल का जवाब दिया। योर ऑनर, अभी मेरे मुवक्किल और इस केस के मुलजिम मकसूद ने हाजी साहिबान के ऑफिस के जिस चौकोर कमरे का जिक्र किया है, मुकम्मल तौर पर एक साउंड प्रूफ रूम है। इसके अंदर होने वाली गुफ्तगू को बाहर नहीं सुना जा सकता। ताहम ये भी एक ठोस हकीकत है कि मुतज़क्करा कमरे की बालाई आधी दीवारें शीशे की बनी हुई हैं। जैसा कि उमूमन ऑफिसेज में पोर्शंस बनाए जाते हैं, ज़ेरी हिस्से में लकड़ी का फ्रेम होता है और बालाई हिस्से में बड़े साइज़ के ट्रांसपेरेंट शीशे जड़े होते हैं जो एक ख़ास बुलंदी तक होते हैं। मगर हाजी साहिबान ने तख्लिये और प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए इस चौकोर कमरे को साउंड प्रूफ बनाने की ग़रज़ से शीशे वाली दीवारों को छत तक उठवा रखा है। चुनाचे मैंने दानिस्ता एक मुख्तसर सा तवक्कुफ़ किया, फिर अपनी दलील को मुकम्मल करते हुए कहा, जनाब अली, ये बात अपनी जगह 100% दुरुस्त है कि वक़ुआ की सपहर हाजी कॉरपोरेशन के वेटिंग हॉल में बैठे हुए इस अकलौते बंदे बशर ने मुलजिम और मकतूल के दरमियान होने वाली गुफ्त शुनीद समात नहीं की होगी। बकौले इस्तग़ासा, अगर मेरे मुवक्किल ने तेश में आकर ऑफिस की एक कुर्सी को बड़े हाजी के सर पर तोड़कर इसे दर्जाए शहादत से नवाजा था तो ये खूंचका मंजर इस बंदे बशर की निगाह से हरगिज़ ओझल नहीं रहा होगा, बशर्ते कि वो शख्स इत्तेफाक से अंधा ना हो। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली, वकील इस्तग़ासा ने एहतिजाजी अंदाज में कहा। मेरे फाजिल दोस्त कहानियाँ बनाने और सुनाने में खासी महारत रखते हैं, लेकिन ये अदालत का कमरा है, किसी गांव की चौपाल नहीं जो यहाँ मौजूद लोग इनके मन घड़त किस्से सुनेंगे। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त से डिफेंस से कुछ पूछना चाहता हूँ। जज ने गहरी संजीदगी से कहा, परमिशन ग्रांटेड। वकील इस्तग़ासा ने जज से इजाज़त मिलते ही अपना रुख मेरी जानिब फेरा और तंज़िया लहजे में इस्तफसार किया, मेरे फाजिल दोस्त, इस बात की क्या गारंटी है कि वक़ुआ की सपहर एन हाजी शफीक अहमद की मौत के वक्त वेटिंग रूम में कोई शख्स मौजूद था? गारंटी? मैंने ज़ेरे लम मुस्कुराते हुए इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा।
एक सॉलिड गारंटी है मेरे पास, तो मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने पेश करें। वो सपाट आवाज़ में बोला। आखिर इंतज़ार किस बात का है? आपकी गारंटी का, मैंने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। इसका क्या मतलब हुआ? वो सिटपटाए हुए लहजे में बोला। अगर आप इस बात की गारंटी लेने को तैयार हो जाएं कि वकुआ के सेपहर हाजी कॉरपोरेशन के ऑफिस वाक़े हसन स्क्वायर के वेटिंग हॉल में ऐन वारदात के वक्त कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, या अगर था तो वह एकदम गूंगा, बहरा और अंधा भी था, तो मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू वादा करता हूँ कि मैं मर्द मज़कूर को यहाँ इसी कोर्ट रूम में हाजिर करके ये भी साबित कर दूंगा कि वो बंदा गूंगा है, न बहरा और न ही अंधा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए अपना जुमला मुकम्मल कर दिया। मैं भला इस बात की गारंटी कैसे ले सकता हूँ? वो हद दर्जा उलझी और बिखरी हुई आवाज़ में बोला। रिलैक्स माय डियर काउंसलर, मैंने पुचकारने वाले अंदाज में कहा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना आपकी मदद करने को। आपने अभी मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने जिस काम से अपनी माजूरी का इजहार किया है, मैं ज़रूरत पड़ने पर इस काम को बतरीके एहसन करके दिखाऊंगा। वो ऐसी नज़र से मुझे तकने लगा जैसे मैं मुहज़्ज़िब अल्फाज का सहारा लेकर इसे भरी अदालत में बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसे इसके खजालत आमेज़ हाल पर छोड़ा और रुए सुखन जज की सिमत मोड़ते हुए बाआवाज़ बुलंद कहा, जनाब आली, अदालत का वक्त ख़त्म होने में अभी चंद मिनट बाकी हैं। मैं इन चंद मिनट्स में इस केस के तफ्तीशी अफसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। जज ने दीवार की क्लॉक पर निगाह डालने के बाद कहा, इजाज़त है। अगले ही लम्हे इंक्वायरी ऑफिसर विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। किसी भी केस में आईओ की हैसियत इस्तग़ासा के एक गवाह ऐसी होती है और हर पेशी पर इसे अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। आईओ साहब, मैंने विटनेस बॉक्स के नज़दीक पहुंचकर तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, इस वारदात की इत्तला आपको कब और किसने दी थी? हाजी फजल हुसैन ने थाने फ़ोन करके हमें हाजी शफीक के कत्ल के बारे में बताया था। इंक्वायरी ऑफिसर ने जवाब दिया, हमारे रोज़नामचे के मुताबिक ये इत्तला 8 जनवरी की शाम 6 बजे दी गई थी और इसी रात आपने मुलजिम को लगभग 9 बजे हाजी शफीक के कत्ल के इल्ज़ाम में इसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। जी, यही हकीकत है। क्या आपको अल्हाम या कश्फ वगैरह की साइंस तक रसाई हासिल है? मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। वो गड़बड़ाकर बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आपको ये कैसे मालूम हुआ कि हाजी शफीक को मेरे मुवक्किल ने ही मौत के घाट उतारा है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। आप इसे गिरफ्तार करने के लिए सीधे इसके घर क्यों पहुंच गए थे? ये छापा हमने हाजी फजल हुसैन की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में मारा था। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि छोटे हाजी ने अपनी आंखों से मुलजिम को बड़े हाजी का कत्ल करते देखा था? मैंने तेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। इसीलिए इसने आपको मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इसके घर की जानिब दौड़ा दिया था? ऐसी कोई बात नहीं। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, मैं इतनी आसानी से इसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। तो फिर कैसी बात है आईओ साहब? मैंने मायनाखेज़ अंदाज में पूछा। हाजी फजल हुसैन ने हमें बताया था कि वकुआ की सेपहर में मुलजिम मकतूल से अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम वापस लेने आया था। आईओ वजाहत करते हुए बोला, हाजी फजल हुसैन जब ऑफिस पहुंचा तो उसने हाजी शफीक को अपने ही खून में लथपथ पड़े मुर्दा हालत में देखा। इसे यकीन हो गया कि ये गर्म दिमाग वाले इन्वेस्टर मकसूद यानी इस केस के मुलजिम ही का किया धरा है। चुनांचे उसने इस वाक़े की इत्तला देने के लिए फ़ौरन थाने को फ़ोन किया। फिर जब हम जाए वकुआ पर पहुंचे तो हाजी फजल हुसैन ने हमें मुलजिम के हवाले से सब कुछ बता दिया था, लिहाजा हमने मुलजिम को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आईओ साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कड़वे लहजे में इस्तफसार किया, क्या पुलिस किसी मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए इत्तला कुनिंदगा के बयान और यकीन को काफ़ी समझती है या थोड़ा बहुत अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ कारकर्दगी भी दिखाती है? क्या आप पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं? वो खफगी भरे लहजे में बोला, हरगिज़ नहीं। मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहा, मैं ऐसी गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता आईओ साहब। अगर आपको वजाहत करने में कोई तरद्दुद हो तो मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में भी दे सकते हैं। उसने नापसंदीदा नज़र से मुझे घूर कर देखा। मुझे उसकी पसंद या नापसंद से कोई गर्ज नहीं थी। चुनांचे मैंने मोतदिल अंदाज में इस्तफसार किया, आपने क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स तो उठाए होंगे? जी बिल्कुल उठाए थे।
वो बड़े एतमाद से बोला, जिस कुर्सी को मुलजिम ने मकतूल के सर पे तोड़ा था उसके हत्थों पर पाए जाने वाले उंगलियों के निशानात मुलजिम के फिंगरप्रिंट से 100% मैच करते हैं। इसका एक ही मतलब है कि आइयो ने जुमला अधूरा छोड़ा तो मैं पूछे बिना ना रह सका। उसने बड़े जोशीले अंदाज में जवाब दिया, मुलजिम ने ही देश में आकर वो चेयर उठाकर मकतूल के सर पर मारी थी। इसका एक और भी मतलब है आइयो साहब, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। वो क्या? वो चौंके हुए लहजे में बोला। वो ये कि मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मेरा मुवक्किल बकुआ की सपहर मकतूल की मेज़ की दूसरी जानिब इसी चेयर पर बैठा था, इसलिए इस कुर्सी के हत्थों पर उसकी उंगलियों के निशानात सख्त हो गए थे। हाजी शफीक के कातिल ने मुलजिम के रुखसत होने के बाद दस्ताने पहने हाथों से वो कुर्सी उठाकर बड़े हाजी साहब के सर पर इतनी कुव्वत से मारी कि वो मौके पर ही हलाक हो गए और इसके साथ ही मज़कूरा चेयर ने भी जाम शहादत नोश फरमा लिया। ताहम इसके बिखरे हुए एजामे से हत्थों पर मेरे मुवक्किल के फिंगरप्रिंट्स बाकी रह गए। बहरहाल मैं सांस संभाल करने के लिए रुका, फिर तफ्तीशी अफसर की तरफ देखते हुए सुलगाने वाले अंदाज में इजाफा कर दिया, आइयो साहब, आपकी वकूआ जाती कारकर्दगी ने मुझे मुतासिर किया है। वो कुछ बोला नहीं, बस मानदाना नज़र से मुझे घूर कर रह गया। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 3 हफ्ते बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। ये 21 दिन मेरे लिए बड़ी अहमियत के हामिल थे। मुझे इस शख्स का खोज लगाना था जो वकूआ की सपहर हाजी कॉरपोरेशन ऑफिस के वेटिंग हॉल में मकसूद को दिखा था, और वो बंदा मेरे मुवक्किल के लिए कतई अजनबी था। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में छोटा हाजी फजल हुसैन खड़ा था। फजल हुसैन की उम्र 50 से ज़्यादा थी। वो एक पस्ता कामत और हट्टा कट्टा शख्स था। उसने सबसे ज़्यादा तवज्जो अपनी सेहत पर दे रखी थी, जिसमें वो 100% कामयाब भी नज़र आता था। इसकी किंग साइज मटका तोंद को देखकर बखूबी अंदाज़ा हो जाता था कि वो एक वक्त में सालिम बकरा डकार जाता होगा। जज कुर्सी इंसाफ पर बराए जमान हो चुका तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जज ने वकील सरकार की जानिब देखते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, प्रोसिक्यूशन। वकील इस्तगासा की ताज़ीमी असबाती जुम्बिश के साथ विटनेस बॉक्स के करीब चला गया, फिर अपनी जिरह की इब्तिदा कर दी। हाजी साहब, उसने ज़ेर समात केस के मुद्दई असल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपके बिजनेस पार्टनर बड़े हाजी साहब की नागहानी मौत का बड़ा दुख है। अल्लाह इन्हें अपने जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। छोटे हाजी ने मेहंदी से रंगी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हलक से पुरतासुर आवाज़ खारिज की, आपने अपने तमाम इन्वेस्टर्स में मुलजिम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी। वकील इस्तगासा ने कहा, 3 अरब का खसारा कोई मामूली नुकसान नहीं होता। इन नामसाइद हालात में तो बाखुदा आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत थी। आपने मुलजिम पर एहसान करते हुए मकतूल बड़े हाजी साहब से इसकी सिफारिश की थी और उसने जवाब में क्या कर डाला? वकील साहब सियाने कह गए हैं, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, असल से क़ता नहीं और कम नस्ल से वफा नहीं। इस दुनिया का यही दस्तूर है जनाबे वाला, आप जिसके साथ भी भलाई करेंगे वही आपको डंक मारेगा। वो लम्हे भर को रुका, फिर फ़लसफ़ियाना अंदाज में इजाफा कर दिया, इसका ये मतलब भी नहीं कि इंसान दूसरों पर एहसान करना ही छोड़ दे। जब तक ज़िंदगी है दगा और वफा से वास्ता पड़ता ही रहेगा। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। गुज़िश्ता पेशी पर डिफेंस की जानिब से एक नुक्ता उठाया गया था। वकील इस्तगासा ने छोटे हाजी से कहा कि वकूआ की सपहर जब मुलजिम मकतूल से झगड़ा करके ऑफिस से बाहर निकला तो उसने वेटिंग हॉल में एक शख्स को बैठे देखा था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये एकदम बकवास और झूठी बात है, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। वो जुमे का दिन था और इस रोज़ हमारी कॉरपोरेशन का ऑफिस बंद रहता था। हमने इस दिन घंटे 2 घंटे के लिए ऑफिस खोलने का फैसला किया था ताकि मुलजिम का हिसाब चुकता कर दिया जाए। आम दिनों में हम इसे ऑफिस बुलाते तो ये बात छुपी न रहती कि हमने मुलजिम की इन्वेस्टमेंट वाली रकम वापस कर दी है। जब दूसरे इन्वेस्टर्स को इसकी खबर होती तो वो भी अपनी रकम की वापसी के लिए हंगामा करते, और हाजी कॉरपोरेशन इस वक्त जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है उसके पेश नज़र हम अपने खिलाफ कोई नया महाज खोलने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं हैं। वकील साहब, ठीक हो गया, वकील इस्तगासा ने सरसरी अंदाज में कहा,
इसका मतलब है कि जुमे की नमाज के बाद ऑफिस खोलने का फैसला मुलजिम के जहन की इख्तिरा थी। जो शख्स अपने 2.5 लाख का मकान 4 लाख में फरोख्त करने के लिए गलत बयानी से काम ले सकता है, इससे किसी भी दर्जे की दरोग गोई की तवक्को की जा सकती है। छोटे हाजी ने बात खत्म करके नफरत भरी नजर से मुलजिम को घूरा। वकील इस्तगासा ने 2-4 ज़िमनी सवालात के बाद जिरा मौकूफ कर दी। अपनी बारी पर मैं विटनेस बॉक्स के नज़दीक पहुंच गया और इस्तगासा के गवाह की आंखों में देखते हुए कहा, हाजी साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक आपने 3 बार हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर रखी है, फिर आपके नाम के साथ अल-हाज क्यों नहीं लगा हुआ? मैं नमूदो नुमाइश को पसंद नहीं करता, वो इनकिसारी की अदाकारी करते हुए बोला। लोग तो दूसरे हज के बाद ही खुद को अल-हाज कहलवाने लगते हैं। मैं अगर 10 बार भी हज कराऊंगा तो महज हाजी ही कहलवाना पसंद करूंगा। असल इज्जत तो वो है जो अल्लाह इंसान को देता है, लोगों की दी हुई इज्जत का क्या भरोसा। बजा फरमाया आपने, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। बेशक इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात खुदा ही की है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी जिरा को आगे बढ़ाते हुए पूछा, आप अपने इन्वेस्टर्स की रकम को किस किस्म के कारोबार में लगाते हैं? ये सवाल कुछ अर्से पहले आपके मुवक्किल ने भी हमसे किया था। वो तंजिया अंदाज में बोला। जो जवाब हमने इसे दिया था वही जवाब आपके लिए भी है। थोड़ी देर रुककर उसने अपनी दाढ़ी के सुर्ख बालों पर हाथ फेरा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, हम इस रकम से स्टॉक खरीदते हैं, प्राइस बॉन्ड्स की पूरी सीरीज खरीदते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में लगाते हैं और करोड़ों की नीलामी में हिस्सा लेते हैं, वगैरह वगैरह। मैं जानता हूँ आपने मेरे मुवक्किल को भी यही जवाब दिया था, लेकिन मैं यहाँ कुछ मुख्तलिफ करने वाला हूँ। हाजी साहब। ऐसा क्या वकील साहब? उसने आंखें सुकेड़कर मुझे देखा। मेरे मुवक्किल ने ये फराड तफसील सुनकर इत्मीनान भरी खामोशी इख्तियार कर ली थी, मगर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आपको भरी अदालत में मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तगासा फौरन अपने गवाह की मदद को लपका। इस वक्त हाजी शफीक मर्डर केस ज़ेरे समाअत है और मेरे फाजिल दोस्त मोहसिस गवाह के कारोबार को फ्रॉड कहकर इस केस को किसी और सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेग साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जज ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं, बहुत कुछ जनाबे आली, मैंने चटानी लहजे में कहा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जज ने हतमी लहजे में कहा। डिफेंस प्लीज कंटिन्यू। जनाबे आली, मैंने खंगार कर गला साफ करते हुए कहा, हाजी कॉरपोरेशन, इन्वेस्टर्स और हाजी साहिबान एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि इनफरादी तौर पर किसी एक का तस्करा मुमकिन नहीं है। मैंने अगर हाजी कॉरपोरेशन के नाम नहाद बिजनेस के लिए फ्रॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो अपनी इस बात को मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने साबित भी करके दिखा सकता हूँ। अदालत से मेरी इतनी ही इस्तदा है कि जब तक मैं हाजी फजल हुसैन पर अपना PhD मुकम्मल न कर लूँ, वकील सरकार को ऑब्जेक्शन योर ऑनर का नारा लगाने से बाज रहने की तलकीन की जाए। ये मेरा वादा है कि मैं कोई भी गैर मुतल्लिका बात करके अदालत का एक भी लम्हा ज़ाया नहीं करूँगा। जज ने अस्पात में गर्दन हिलाई और कहा, बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड। मैंने फातियाना नज़र से वकील इस्तगासा की तरफ देखा, फिर रंगी हुई दाढ़ी वाले हाजी फजल हुसैन की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने पूछा, हाजी साहब, आपने अभी हाजी कॉरपोरेशन के जो निस्फ दर्जन कारोबार गिनवाए हैं वो अदालत के रिकॉर्ड पर महफूज हो गए हैं। एक चीज़ को अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि ये अपने इन्वेस्टर्स को मामू बनाने के लिए दिया जाने वाला कोई लॉलीपॉप भाषण नहीं है जिसे आप जब चाहेंगे मुनहरिफ हो जाएंगे और आपके खून आशाम जबड़ों में फंसा हुआ इन्वेस्टर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। ये कोर्ट रूम है और यहाँ कानून की हुक्मरानी है। आपकी ज़बान से निकला हुआ एक भी लफ्ज़ आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा सकता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने थूक निगल कर हलक तर किया और गोलमोल अंदाज में जवाब दिया, जानता हूँ। गुड। मैंने ऐसे कहा जैसे कोई स्कूल टीचर किसी बच्चे के दुरुस्त जवाब पर सताइशी अंदाज में कहता है। हाजी फजल हुसैन सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानने में हद दर्जा दिलचस्पी रखती है कि आपने हाजी कॉरपोरेशन को बाकायदा रजिस्टर करा रखा है या 2 नंबरी का ये काला धंधा ऐसे ही बेमहार चल रहा है। यह आपने कैसी बात कर दी वकील साहब?
वो खफगी आमेज लहजे में गलत बयानी करते हुए बोला, हमारी ये फर्म बाकायदा रजिस्टर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। फिर तो आपके पास इस रजिस्ट्रेशन का पक्का कानूनी सबूत भी होगा। जी बिल्कुल है, वो खुद को पुरएतमाद जाहिर करते हुए बोला। और इन निस्फ दर्जन कारोबार का क्या? मैं समझा नहीं। वो पलकें झपकाते हुए पूछने लगा, मतलब ये कि आपके तमाम बोगस हवा में चल रहे हैं बिजनेस, या इनके हवाले से आपने कोई लिखत पढ़त भी कर रखी है? वकील साहब, आप भी किसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, वो अजीब से लहजे में बोला। बच्चे मन के सच्चे और मकरो फरेब से पाक होते हैं। मैंने छोटे हाजी की आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए दुरुस्त लहजे में कहा, आप मेरे सवाल का जवाब ना देकर अदालत का बेशकीमत वक्त बर्बाद करने के मुर्तकिब हो रहे हैं। इंसान अगर 10-20 हज़ार का लेन देन भी करता है तो इसके लिए बाकायदा लिखत पढ़त की जाती है, या कम से कम किसी गवाह को जरूर बीच में रखा जाता है। वो उखड़े हुए अंदाज में बोला, हमारा तो करोड़ों बल्कि अरबों का बिजनेस है। हम भला लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किए बगैर ये कारोबार कैसे चला सकते हैं? अरबों के? अगरचे मुझे ये बात याद आ गई है, लेकिन इस पर भी मैं बाद में बात करूंगा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। पहले ये बताएं कि अदालत ज़रूरत महसूस करे तो क्या आप तमाम सबूत फराहम कर पाएंगे? कौन से सबूत? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। मैं हाजी कॉरपोरेशन की रजिस्ट्रेशन और आपके मुख्तलिफ कारोबार के जेल में किए जाने वाले एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की वगैरह की बात कर रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा। हाँ हाँ, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, क्यों नहीं, ज़रूर, अदालत जो भी डॉक्यूमेंट देखना चाहेगी मैं बखुशी पेश कर दूंगा। आपका ये वादा भी अदालत के रिकॉर्ड पर महफूज हो चुका है हाजी साहब, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। अब ज़रा अरबों की बात कर ली जाए। मेरा इशारा अहले अरब की तरफ नहीं है, बल्कि मैं 100 करोड़ के मजमूए वाले अरब की बात कर रहा हूँ। छोटा हाजी विटनेस बॉक्स में खामोश खड़ा घूरती हुई नज़र से मुझे देखता चला गया। मैंने उसकी ईमानदाराना नज़र की परवाह किए बगैर ठहरे हुए लहजे में पूछा, मेरे मुवक्किल ने मुझे बताया कि साल भर पहले आपको यानी हाजी कॉरपोरेशन को 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा था। इस खसारे ने तो हमारी कमर तोड़कर रख दी है वकील साहब, उसने हमदर्दी समेटने वाले लहजे में जवाब दिया। इस नुकसान के फिगर को देखकर ही तो ये पता लगता है कि इन कारोबार में फ़ायदा भी इसी हिसाब से होता होगा, है ना? जी बिल्कुल, अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो हम अपने इन्वेस्टर्स को इतना भारी मुनाफा कैसे दे सकते थे, उसने कहा। जब से हमें ये 3 अरब का नुकसान हुआ है, सारे इन्वेस्टर्स हमसे खफा हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से हम इन्हें मुनाफा नहीं दे रहे और ना ही इस पोजीशन में हम रहे हैं कि माहाना मुनाफा दे सकें। ये पोजीशन अब कभी भी बहाल नहीं होगी हाजी साहब, मैंने वाशिकाफ अल्फाज में कहा। फिर धमकी आमेज अल्फाज में इजाफा कर दिया, आपकी बाकी उम्र जेल में चक्की पीसते गुजरेगी और इस मसरूफियत ख़ास में आपको हर 10 मिनट के बाद अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने का ख्याल भी नहीं आएगा। मुझे सख्त एतराज़ है जनाबे वाला, वकील इस्तगासा का पैमाना सब छलक उठा। मेरे फाजिल दोस्त मोअज़्ज़िज़ गवाह की ज़ात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये बुनियादी अखलाकी उसूलों के मनाफी है, लिहाजा मौसूफ को ऐसी हरकत से बाज रहने की तलकीन की जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। जज ने वकील इस्तगासा की फरियाद पर एक्शन लेते हुए मुझे हिदायत दी, बेग साहब, आप गवाह के मुस्तकबिल में झांकने की बजाय ज़ेरे समाअत मामलात पर फोकस करें। कोई शख्स कोर्ट रूम से अपने घर जाएगा या जेल की संगलाख दीवारों के पीछे, ये फैसला करने के लिए अदालत मौजूद है। वकील इस्तगासा ने जज के रिमार्क पर मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे इसने कोई अजीम कारनामा अंजाम दे डाला हो। मैं आगे उसके मोअज़्ज़िज़ गवाह के साथ क्या करने वाला था, इसके वहम गुमान की वहाँ तक रसाई नहीं थी, इसलिए मैंने इसे खुशफहमी में मुब्तला रहने दिया और जज की ताकीद के मुताबिक मैंने खुद को छोटे हाजी पर फोकस कर लिया। हाजी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपने मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने एतराफ़ किया है कि हाजी कॉरपोरेशन के कारोबार में अरबों का प्रॉफिट होता रहा है। जज साहब ने आपके मुस्तकबिल में झांकने पर पाबंदी आयद कर दी है, लिहाजा मैं आपके माजी के हवाले से एक सीधा और मासूम सा सवाल करने की जसारत कर रहा हूँ। मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके जज की तरफ देखा, फिर दोबारा हाजी फजल हुसैन की जानिब मुतवज्जा होते हुए सवाल किया, क्या मैं ऐसा सोचने में हक़ व जानिब हूँ
کہ آپ اپنی اربوں کی انکم پر ہر سال حکومت پاکستان کو ٹیکس ادا کر کے قومی خزانے کا بھلا کرتے ہوں گے؟ اس کا گندمی چہرہ یکایک سیاہ رنگت اختیار کر گیا۔ اسے مجھ سے ایسے خطرناک سوال کی توقع خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی، لیکن تھا وہ خاصا کائیاں بندہ۔ اس نے چند لمحات میں خود کو سنبھال لیا۔ جی بالکل، وہ اندرونی بے چینی کو قابو میں لاتے ہوئے بولا۔ جب ہمارا ہر کاروبار پاکستانی قوانین کے مطابق ہے تو پھر ہم اپنی آمدنی کو بھلا چھپائیں گے کیوں؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے حاجی صاحب، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ آپ ہر سال حکومت پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں؟ دیتے ہیں بابا، بالکل دیتے ہیں، وہ برہمی سے بولا۔ مجھے امید تو نہیں کہ آئندہ آپ کو اس عدالت میں پیش ہونے کا موقع ملے گا، لیکن پھر بھی احتیاطاً مجھے یہ کہنا ہوگا کہ آپ اگلی پیشی پر جب عدالت میں تشریف لائیں تو اپنے ساتھ تمام کاروبار اور انکم ٹیکس کی ادائیگی کا ریکارڈ لانا ہرگز نہ بھولیے گا، ورنہ آپ کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو جائے گی جس کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی خود کو بہت بڑے عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وکیل صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں اپنا اچھا برا خود سمجھتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے واسطہ پڑھنے سے پہلے ہمیشہ اپنا اچھا ہی سوچا اور سمجھا، کیونکہ برے سے کبھی آپ کا پالا ہی نہیں پڑا تھا۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے حاجی صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ویسے حاجی کارپوریشن اپنی ایک نئی اور جداگانہ تاریخ مرتب کر رہی تھی کہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ اضطراری لہجے میں پوچھ بیٹھا، آپ کون سی تاریخ کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا 8 جنوری کا، جب بڑے حاجی صاحب کو آپ کے موکل نے فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ بالکل نہیں، میں نے پوری قطعیت سے جواب دیا۔ میں دیوار پر لٹکے ہوئے کیلنڈر کی تاریخ کی نہیں بلکہ اس دنیا کی بزنس ہسٹری کی بات کر رہا ہوں۔ آج تک اس دنیا کی تاریخ میں کسی بڑے سے بڑے مالیاتی ادارے نے ایسی کوئی اسکیم لانچ نہیں کی جس میں انویسٹمنٹ پر ماہانہ 10% منافع ملتا اور قرض لینے کی صورت میں ماہانہ 5% سود دینا پڑتا۔ اس حیرت انگیز اسکیم کا فائدہ اٹھا کر تو کوئی بھی آپ کی کارپوریشن کو بڑی آسانی سے چونا لگا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ چھوٹے حاجی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ حاجی صاحب سیدھی سی بات ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، کوئی میاں بیوی یا کوئی 2 دوست یا کوئی بھی 2 افراد آپس میں مل جائیں، ان میں سے ایک حاجی کارپوریشن سے مثال کے طور پہ 10 لاکھ کا لون لے لے جس پر اسے ماہانہ 5% مارک اپ دینا ہوگا، دوسرا اسی 10 لاکھ کی رقم کو ایک انویسٹر کی حیثیت سے حاجی کارپوریشن کے بزنس میں لگا کر ماہانہ 10% منافع کماتا رہے، یعنی رقم آپ کی اور فائدہ کوئی اور اٹھائے، لیکن آپ ایسا ہونے تھوڑی دیں گے۔ یہ مایا جال تو آپ نے خود کو امیر اور اپنے کلائنٹس کو غریب بنانے کے لیے پھیلا رکھا ہے، لہٰذا ہر سال 6 ماہ کے بعد اربوں کا خسارہ تو ظاہر کرنا پڑے گا۔ میں نے چند سیکنڈ توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر چھوٹے حاجی کو اپنی جرح کے پھندے میں کسنے کی غرض سے ایک اہم سوال کیا، حاجی صاحب، آپ نے میرے موکل کو 4 لاکھ کی انویسٹمنٹ کا جھانسا دے کر اس کا جو آبائی مکان اپنے نام کروا لیا تھا وہ ابھی تک آپ ہی کی ملکیت ہے یا آپ نے اسے کسی اور پارٹی کو فروخت کر دیا ہے؟ اس گھر میں ہماری کارپوریشن کا ایک قرض دار شکیل نامی شخص رہائش پذیر ہے، اس نے بتایا۔ البتہ جب تک شکیل ہمارا سارا قرضہ واپس نہیں کر دیتا وہ گھر میرے ہی نام رہے گا۔ مطلب 4 لاکھ قرض کی اصل رقم اور اس رقم پر ماہانہ 5% سود کو شامل کر کے جو اماؤنٹ بنے گا وہ شکیل کو ہر صورت ادا کرنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ زور دے کر بولا۔ کیا آپ کے اس قرض دار کے ایک سے زیادہ نام ہیں؟ میں نے سرسری انداز میں سوال کیا تاکہ اسے کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ نہیں تو، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس کا تو ایک ہی نام ہے اور وہ شکیل نامی شخص اپنی فیملی کے ساتھ پچھلے لگ بھگ 1 سال سے محمود آباد والے اس گھر میں رہ رہا ہے جو آپ نے میرے موکل سے ہتھیہ لیا تھا۔ اگر آپ ہتھیہ لیا کے الفاظ اپنے سوال سے نکال دیں تو میرا جواب ہاں میں ہوگا، وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ میں نے ملزم سے وہ مکان ہتھیایا نہیں بلکہ 4 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے بدلے میں خریدا تھا، وہ انویسٹمنٹ جس پر آپ کے موکل نے 80,000 کا منافع بھی اٹھایا تھا۔ اب وہ انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ میں نے کرخت لہجے میں استفسار کیا۔ اور ماہانہ 40,000 کا منافع ملنا کیوں بند ہو گیا؟ 1 سال کا منافع 4,80,000 بن جانا ہے، اصل رقم 4 لاکھ کو بھی شامل کر لیا جائے تو کل ملا کر 8,80,000 ہو جائیں گے۔ آپ یہ اماؤنٹ میرے موکل کو کب دے رہے ہیں؟ ہماری کارپوریشن کے حالات
आपके सामने हैं। भाड़ में गई तुम्हारी फ्रॉड कॉरपोरेशन, मैंने किताब कलामी करते हुए जारहाना लहजे में कहा। मुझे तुम जैसे लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ अपने मुवक्किल के साथ हैं। बताओ, तुम महमूदाबाद वाला वो मकान कब मेरे मुवक्किल के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हो? जैसे ही हमारी कॉरपोरेशन के हालात सही होंगे, हम अपने इन्वेस्टर्स की एक एक पाई अदा कर देंगे। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला फजल हुसैन, मैंने जहरीले अंदाज में कहा। फिर जज की जानिब देखते हुए इजाफा किया, जनाबे आली, ये हाजी जिस शख्स को शकील बता रहा है, इसका असल नाम तुफैल है और वो अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि अकेला ही इस घर में रह रहा है। वो सिर्फ रात को वहाँ सोने के लिए जाता है, दिन भर वो घर बंद रहता है। मैंने कई दिन की रिसर्च के बाद ये राज पाया है। मोअज़्ज़िज़ अदालत मेरे बयान की तस्दीक के लिए अभी किसी को भेजकर अहले महल्ला से पूछताछ करवा सकती है। मज़कूरा मकान गली नंबर 4 महमूदाबाद में वाक़ है और इस मकान का नंबर ये है। और सबसे अहम बात यह कि मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके हाज़रीन अदालत पर एक तायराना निगाह डाली। फिर इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में कहा, तुफैल नामी वो शख्स हाजी फजल हुसैन का ख़ास आदमी है। मेरे मुवक्किल ने वक़्वे की सपैर इसी तुफैल को हाजी कॉरपोरेशन के वेटिंग हॉल में बैठे देखा था और तुफैल ने सर्दी से बचाव का ढोंग रचाकर अपने हाथों पर ऊनी दस्ताने भी पहन रखे थे। इस तगासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह फजल हुसैन ने एक तीर से दो शिकार करने का खूनी खेल खेला था। एक तरफ ये अपने बिजनेस पार्टनर को ठिकाने लगाकर पूरे बिजनेस पर अकेला काबिज होने का ख्वाहिशमंद था, तो दूसरी जानिब इस चालबाज ने मेरे मुवक्किल को खामोश करने के लिए इसे हाजी शफीक अहमद के कत्ल में मुलविस करने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन मुलजिम की किस्मत अच्छी थी कि इसका केस मेरे हाथ में आ गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। इधर मेरे दलाइल ख़त्म पजीर हुए, उधर फजल हुसैन त्योरा कर विटनेस बॉक्स के 24 फर्श पर धड़ाम से गिरा। मैंने इस अंदाज में इसकी घिनौनी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था कि इसे कटहरे की रेलिंग थामने का भी मौका नहीं मिल सका था। आइंदा पेशी पर अदालत ने मेरे मुवक्किल मकसूद को बाइज्जत बरी कर दिया। पिछली पेशी पर मैंने फजल हुसैन और तुफैल को जिस खुले अंदाज में बेनकाब किया था, इसके बाद पुलिस ने कुछ ज़्यादा ही मुस्तैदी दिखाते हुए इसी रोज़ फजल हुसैन और तुफैल को अपनी तहवील में ले लिया। वो दोनों वाइट कॉलर क्रिमिनल थे। पुलिस कस्टडी में वो 2 घंटे तक भी तफ्तीश का सामना न कर सके और उन्होंने ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद से महफूज रहने के लिए बड़ी शराफत से एक बालिग जुर्म कर लिया था। रिहाई के 1 हफ्ते बाद मकसूद और नौशाबा मुझसे मिलने और मेरा शुक्रिया अदा करने ऑफिस आए। हमारे दरमियान आधे घंटे तक बातें होती रहीं। इस दौरान में नौशाबा ने अचानक मुझसे पूछ लिया, बेग साहब, क्या आपको वाकई किसी समाजी तंजीम ने मकसूद का केस सौंपा था? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और दरियाफ्त किया, क्या आपको इसमें किसी शक की गुंजाइश दिखाई देती है? ऐसी बात नहीं है बेग साहब, मकसूद ने जल्दी से कहा। दरअसल हम कई दिन से इस बारे में सोच रहे थे, क्योंकि इन समाजी और फलाही इदारों की साख पर उमूमन सवाल उठाए जाते हैं। और हाजियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने पूछा। क्या तमाम हाजी फजल हुसैन और शफीक अहमद की तरह समाज दुश्मन अनासिर होते हैं? हरगिज़ नहीं बेग साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। बात दरहकीकत यह है कि बाज़ बुरे और जुराइम पेश अफराद ने मोअज़्ज़िज़ इंसानों वाले हुलिये इख्तियार करके अपने नाम के साथ हाजी या मौलाना लगा लिया है और ये माशरती नासूर अपने बहरूप से सादलो इंसानों को धोखा देकर मुस्तनद मौलाना और हाजियों का नाम बदनाम करते हैं। किस्सा मुख्तसर। मैंने बारी बारी इन मियाँ बीवी के चेहरों के तासुरात का जायज़ा लेते हुए मायनेखेज़ अंदाज में कहा, ये राज आप लोगों ने पा ही लिया कि अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से जागती है।